गुड इवनिंग, ऑडियो वीडियो क्लियर? ओके। अर्बनाइजेशन की पीपीटी, अर्बनाइजेशन की पीपीटी भी मिल जाएगी वुमेन की, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे पुट अप कर दी है और शायद वो अपलोड भी होगी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। सो टुडे विल बी फॉर टाइमिंग लास्ट क्लास ऑफ माइन। थोड़ा सा अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक बचा है, बैकग्राउंड देता हूं। अर्बनाइजेशन में बहुत सारे फैक्चुअल टॉपिक मैंने पीपीटी में लगाए हैं, ध्यान से सुनना एक बार प्लीज। उसमें मैंने पंचायती राज वाले एस्पेक्ट भी लिखे हैं, अर्बन लोकल बॉडीज भी लिखी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन्स और अर्बन सेंटर्स भी लिखे हैं। नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेपर 1 बट डेफिनेटली वुड हेल्प यू इन राइटिंग आंसर्स एज फार एज पेपर 2 या फिर न्यू अर्बन एजेंडा पेपर 3 में कभी आ जाए तो थोड़ा सा डिटेल में रखना, बिकॉज सिलेबस के हिसाब से चलो तो थोड़ा थोड़ा कंटेंट है, लेकिन अगर सबसे कनेक्ट करोगे थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा पढ़ना। तो जितनी पीपीटीज इनफैक्ट आपको मिली होगी, प्रीटी मच श्योर कम से कम 8 से 10 पीपीटीज मिली होगी, बड़ी बड़ी रिलीजन की, कास्ट की, अर्बनाइजेशन की, रीजनलिज्म की, एथनिसिटी की, सो एंड सो फोर्थ। अच्छे से पढ़ना, काफी डीपर डिटेल में कंटेंट है उसमें। तो क्लास के लेक्चर्स जो नोट्स बनाए हैं और पीपीटी एक बार रेफरेंस उसके लिए यूज करना, आपको शायद सोसाइटी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा उसके बाद में। मेरे भी कुछ हैंडरिटन नोट्स हैं मेरे पास, बट स्कैन फॉर्मेट में नहीं है, तो वो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दे पाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अर्बनाइजेशन वाले थोड़ा सा एस्पेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन एंड सर्टेन सोशल इंपैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन व्हिच आई विल बी फोकसिंग। फिर मैं आऊंगा कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, बिकॉज़ कंटेंट मुझे लग रहा है ये फैक्चुअल वाला पार्ट थोड़ा पढ़ लोगे आप, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। और कुछ लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि सर जस्टिफाई, एलॉबरेट, एलुसिडेट, क्रिटिकली एनालाइज, अब सारी चीजें तो एक क्लास में नहीं पॉसिबल है। इसकी अलग से पीपीटी बनाई है मैंने। जस्टिफाई आया तो आपको क्या क्या लिखना है, क्रिटिकली एनालाइज आया तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। आज इमीडिएटली आफ्टर द क्लास वो पीपीटी भी मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे छोड़ दूंगा, उसको भी आप देख लेना कि कौन सा वर्ड आए तो आपका क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या आंसर की डिमांड होती है, क्या उस वर्ड का मीनिंग होता है। तो इवन दैट वुड बी सॉर्टेड आउट, ठीक है। तो वो भी देख लेना, बिकॉज कुछ लोगों को कंफ्यूजन था, किसी ने मुझे बोला था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, कि ये सारी चीजों में कैसा है, जस्ट एलॉबरेट और एलुसिडेट का डिफरेंस क्या होता है, एनालाइज और डिस्कस में क्या डिफरेंस होता है, या फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो भी आई होप मेरी तरफ से मैं ट्राई की है, सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर वो पीपीटी देखोगे तो। अब आते हैं अर्बनाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, व्हाट आर द डिफरेंट जो लेटेस्ट कुछ इधर उधर के फॉर्म्स आए हैं अर्बनाइजेशन के, और अर्बनाइजेशन के कुछ प्राइमरी कॉजेस क्या रहे, और इंपैक्ट जो सोशल इंपैक्ट पे मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा, फिर क्वेश्चंस, और फिर लास्ट में डाउट सेशंस इफ इट्स पॉसिबल, टू बी वेरी फ्रैंक। रीजन बीइंग देखो अब वो आपकी चॉइस है। अगर आप मुझे 5 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए बोलोगे मैं 5 कर लूंगा, 7 बोलोगे मैं 7 कर लूंगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपके डाउट शायद थोड़े कम हो पाएंगे। अगर आप बोलोगे सर 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करके हमारे डाउट लेने हैं, मैं डाउट ले लूंगा, बट वो आपकी पर्सनल कॉल रहेगी, ताकि मैं तीनों को एटलीस्ट 15 मिनट्स में अर्बनाइजेशन को देके क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं, ठीक है। बिसाइड हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स, व्हाट टू रीड, मेरा पर्सनल फेथ है, शायद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल फेथ है, ठीक है। तो लेट्स सी। और सबके लिए एक और जस्ट छोटी सी इंफॉर्मेशन कि दिस मे बी द लास्ट क्लास फॉर टाइम बिंग। फिर भी किसी को मान लो ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट वीक तक थोड़ा सा स्ट्रेच्ड शेड्यूल है मेरा क्लासेस का, उसके बाद में या उससे पहले भी मैसेज कर देना, कोई कभी डाउट हो यूपीएससी से रिलेटेड, इफ यू हैव एनीथिंग व्हिच इज बॉदरिंग यू, मुझे इंस्टा या फिर उस डीएम कर देना टेलीग्राम में जहां पे आप हो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा, ठीक है। हाँ 2 दिन डिले हो जाएगा, शायद 3 दिन डिले हो सकता है, लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा मैं आपको। बट नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज नेक्स्ट वीक थोड़ा सा हो सकता है मे नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई। तो कल अगर किसी चीज में कंफ्यूजन हो, किसी में कोई डाउट हो, ड्रॉप करना मैसेज, आई ट्राई टू टैकल इट। और एक्सट्रीम लेवल पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाए तो पहले मैसेज ड्रॉप करना, एंड इफ दैट टाइम इज देयर टेलीग्राम पे कॉल कर लेना मुझे, आई हैव अ वर्ड विद यू कि कैसे सॉर्ट आउट करनी है चीजें, ठीक है। टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कैसे करूं यार, अब आज मैं नहीं डिस्कस करूंगा, ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें हैं। अर्बनाइजेशन होता क्या है, सी अब 2 चीजें पहले फिट करनी है दिमाग में। वेस्ट के अंदर पूरा ट्रेल अगर अर्बनाइजेशन का देखा जाए ना, तो ट्रेल कुछ ऐसा सा रहा। पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, इंडस्ट्रीज बनने लगी, उसके कारण टाउन्स एंड सिटीज बने। In the West, urbanization was the result of industrialization. With the rise of industrialization, urban towns and cities started developing, and they resulted into the growth or the process of urbanization. India में क्या रहा? India में the urbanization was bought by British. British developed urban towns and cities such as hill stations, cantonment areas, administrative capitals, governance provinces, so on and so forth. हालांकि ब्रिटिश से पहले भी अर्बनाइजेशन था इंडिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, हमारे यहाँ पे पिलग्रिमेज टाउन मिलते हैं, लोथाल जैसे कोस्टल टाउन्स मिलते हैं, ट्रेड सेंटर्स मिलते हैं, वाराणसी बनारस जैसे काफी एंशिएंट ट्रेडिशनल पिलग्रिमेज सेंटर्स मिलेंगे, ट्रेडिंग टाउन्स थे, था पहले भी अर्बनाइजेशन, ऐसा नहीं अर्बनाइजेशन नहीं था इंडिया में। वेस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन से स्ट्रांगली डेवलप होना स्टार्ट होता है अर्बनाइजेशन, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इक्वल टू टाउन्स एंड सिटीज वाला कांसेप्ट था। घर के अंदर जो प्रोडक्शन जब बाहर जाके होने लगा, फैक्ट्रीज बनने लगी, और ये जब एक्सपैंड होने लगी तो अर्बन टाउन्स एंड सिटीज बनने लगे। तो एक चीज क्लियर है, अर्बनाइजेशन इंडिया में पहले आ गया वेस्ट से, बिकॉज वेस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में अर्बनाइजेशन का कांसेप्ट आता है, अर्बनाइजेशन आता है। इंडिया में सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे सेकंड वेव, अर्बनाइजेशन एग्जिस्टेड बिफोर इंडस्ट्रीज। बट एक स्ट्रक्चरल सेंस में अर्बन टाउन्स एंड सिटी जब आती है, जहां पे नॉन एग्रेरियन ऑक्यूपेशंस होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी एक पर्टिकुलर लेवल की होनी चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप अर्बनाइजेशन देखो तो ब्रिटिश से आना स्टार्ट होता है यहाँ पे। ब्रिटिश के बाद में धीरे धीरे 47 में एक्सपैंड हुआ। There has been a constant evolution of urban towns and cities. The urbanization in India started with Indus Valley civilizations, with the rise of pilgrimage towns, and in contemporary time, the process of urbanization has expanded to such an extent that we have reached the state of smart cities. वो smart cities तक पहुंच गए urbanization में। बट ये दोनों पहलू डिस्कस करने का कारण क्या था कि जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई तो अर्बनाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, फिर थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज आई, इंडिया में कुछ ऐसा चला, अर्बनाइजेशन पहले से था। तो जब अर्बन इंडस्ट्रीज बिना अर्बनाइजेशन बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के जब डेवलप होने लगे किसी सिटी, किसी कंट्री, किसी देश, किसी प्रांत में, वहां पे
रूरल और अर्बन वैल्यू को एग्जिस्ट करेगी। यहां पे पूरा का पूरा पहलू बदल गया इंडस्ट्रियलाइजेशन से। रैशनैलिटी पहले आई इधर, फिर जाके अर्बनिज्म अर्बनाइजेशन आया। इंडिया में अर्बनाइजेशन पहले से मौजूद था, बाद में इंडस्ट्रीज आई। तो ये अर्बनाइजेशन ऐसा रहा इंडिया में दैट द सिटीज एंड टाउन्स कैन नॉट बी कंप्लीटली डिमार्केटेड इन कंपैरिजन टू द विलेज एंड सिटी डिमार्केशंस प्रेजेंट इन द वेस्ट। और इसका एक एग्जांपल, अर्बन सेंटर्स में भी रिलीजियन, जॉइंट फैमिली, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिवाइवलिज्म, और इनफैक्ट सबसे सिंपल सी बात बताऊं तो मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनल राइट्स इन इंडिया, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया हैव टेकन प्लेस इन अर्बन एरियाज। जहां पे नॉर्मली ये माना जाता है कि अर्बन एरिया में सेक्युलर ज्यादा होती है, रिलीजन, जॉइंट फैमिली, ऐसी चीजें थोड़ी कम होगी इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। लेकिन रियलिटी में मेजर जो कम्युनल राइट्स रहे इंडिया के साथ ज्यादातर अर्बन एरियाज में हुए हैं। रूरल एरिया में शायद वो आज तक उस लेवल पे हमने फेस नहीं किया। डिफरेंसेस रही, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, लेकिन उस लेवल पे कोई मेजर अर्बन राइट्स, सॉरी कम्युनल राइट्स इधर कभी नहीं हुआ। नो हिस्टोरिकल एविडेंसेस। अब ये बताता है कि दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूटी है इंडिया के अंदर। और ये कंटिन्यूटी अच्छी है या बुरी? नो, द कंटिन्यूटी इज कंटिन्यूटी, इट इज नॉट गुड और बैड। ये नहीं इवैल्यूएट किया जाता होगा, इसकी इंपैक्ट गुड और बैड दोनों रही। कैसे? जब ये कंटिन्यूटी रही तो इंडिया में प्रॉपर फुल अर्बनाइजेशन नहीं हो पाया। क्यों? बिकॉज इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप हुई हुई थी इंडिया में। इसके कंप्लीटली फ्री चल रहा था अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का इंडिया में लेना देना ही नहीं रहा इंडस्ट्री से। बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये सब टाइम के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का कांसेप्ट ही नहीं था। स्मॉल स्केल था। इंडस्ट्रियलाइजेशन उसे बोलते हैं जहां पे मास प्रोडक्शन होता है। मास प्रोडक्शन ब्रिटेन से स्टार्ट होता है, वेस्ट से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे एक्सपैंड करता है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अर्बनाइजेशन फुल फ्लेज नहीं हुआ। अर्बनाइजेशन फुल फ्लेज क्यों नहीं हुआ? इसके लिए दो चीजें जाननी है। अर्बनाइजेशन दो लेवल पे होता है, स्ट्रक्चर के लेवल पे और बिहेवियर के लेवल पे। स्ट्रक्चर के लेवल पे अर्बनाइजेशन का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ अर्बन टाउन्स एंड सिटीज एंड सेटलमेंट्स एंड कांग्लोमरेशन एक्सेट्रा। बिहेवियर के ये स्ट्रक्चर कैसे मेजर किया जाता है इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस है। सेंसस टाउन किसे बोलते हैं, मेगा सिटी किसे बोलते हैं, अर्बन कांग्लोमरेशन किसे बोलते हैं, अर्बन आउटग्रोथ किसे बोलते हैं, सैटेलाइट टाउन किसे बोलते हैं। सेंसस डिफाइन करता है इन सबको, वो स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 75% ऑफ द पॉपुलेशन शुड नॉट बी देयर इन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन डेंसिटी शुड बी हाई। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेंसस ने दिए हैं। ये तो इंडिया के अंदर हुआ, ये नहीं हुआ। क्यों? कंटिन्यूटी थी अर्बन और रूरल के अंदर। ये क्यों थी? बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप नहीं हुआ। तो ये कनेक्शन है। और ये बिहेवियर कैसे समझते हैं हम? अर्बनाइजेशन का एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट और बिहेवियरल वाले एस्पेक्ट को बोलते हैं अर्बनिज्म। अर्बनिज्म आईएसएम है तो आइडियोलॉजी होगी। क्लियर? अर्बनिज्म वो एक आइडियोलॉजी है व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अनोनिमिटी। अनोनिमस लिविंग होती है जहां पे आपके पास आस पड़ोस के लोग भी जो होते हैं आपको पता नहीं होता कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, किस जात से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, कितने मेंबर्स होंगे उनके फैमिली के। इट्स क्लोज्ड लिविंग, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। अनोनिमस, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट जैसा लाइफ होता है। इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म होता है यहाँ पे। हर वक्त अर्बन सिटीज एंड टाउन्स में आप कई बार सुनते हो ना पिक्चरों के अंदर, अरे ये बॉम्बे है, ये दिल्ली है, ये कलकत्ता है, ये मद्रास है, ये चेन्नई है, या बेंगलुरु है, यहाँ पे लोगों को किसी की लेने देने नहीं है। अगर तुम रोड पे गिरे हुए भी हो तो कोई नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी है। इंडिविजुअलिज्म, पीपल लार्जली एक्ट रिएक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडिविजुअल बेनिफिट्स। वो अपने बेनिफिट्स के हिसाब से चलते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ में इम्पार्शियलिटी। ये तीन फीचर होते हैं अर्बनिज्म के। ये तीनों चीज अगर है, इम्पार्शियलिटी का मतलब है यू टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। किसी को भी फेवर या डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, मेरिट पे डिसीजन लोगे। ऐसा नहीं है कि मेरे ताऊ का लड़का है, मेरे चाचा का लड़का है, मेरे यार दोस्त हैं, मेरी सेम कास्ट से बिलोंग करता है या कुछ ऐसा कुछ नहीं। आप इम्पार्शियल तरीके से यहाँ पे एक्ट रिएक्ट करोगे। देयर इज वन मूवी कॉल्ड एज, इसका पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक छोटे से एग्जांपल से हो जाएगा, ध्यान से समझना। एक मूवी आई थी अतिथि कब जाओगे। प्लीज डिफाइन हिंदी वर्ड, कौन सा हिंदी? अर्बनिज्म का हिंदी वर्ड क्या बोलूं यार, अर्बनिज्म का हिंदी वर्ड नहीं पता यार मुझे। ठीक है, शहरीकरण तो अर्बनाइजेशन हो जाएगा। अर्बनिज्म आपको गूगल करना पड़ेगा यार, ये थोड़ा सा, ठीक है ना। शहरीवाद, नागरीवाद, कुछ ऐसे बोल रहे हैं वर्ड्स, बट आई एम सॉरी मुझे नहीं पता ये क्या हिंदी में होगा इसका वर्ड। एक मूवी आई थी अतिथि कब जाओगे, मैं समझा देता हूँ इस मूवी से, आप वर्ड आप फाइंड कर लेना। नगरवाद करके कोई बोल रहे हैं, एक बार देख लेना, ठीक है। अतिथि कब जाओगे एक मूवी थी अजय देवगन परेश रावल की। परेश रावल होते हैं जो चाचा होते हैं उनके, वो उनके घर आते हैं और उनके एक बार कुछ कथा का कुछ ऐसे ही, मतलब मान लो भजन कीर्तन का आयोजन होता है, तो उनके चाचा जी कुछ दोस्त बनाए हुए रहते हैं, वो आके भजन कीर्तन करते हैं। तो अजय देवगन जब आता है तो बोलता है इज नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है ओके। इम्पार्शियलिटी, मुझे लेना देना नहीं है गांव से है कि नहीं, मेरे काम का है कि नहीं, ये बताओ। दिस इज व्हाट इम्पार्शियलिटी इज। इंडिविजुअलिज्म, अपने अपने में है, ठीक है, आपको करना करो, आई एम जस्ट गोइंग इन। अनोनिमस, आसपास वाले ही नहीं पता होते हमें, हम पूरी जिंदगी उनके साथ बिता देते हैं आसपास के घर के साथ, लेकिन हमें पता भी नहीं कि पास वाले घर में दिया कौन जला रहा है। ये तीनों फीचर है अर्बनिज्म के। तो अर्बनाइजेशन लार्जली इज अ प्रोसेस which is bringing both change in the structures and the change in the behaviors. Urbanization without urbanism is partial, is incomplete in nature. ये incomplete होता है, partial होता है, पूरा complete नहीं होता है। इंडिया में urbanization का structural aspect तो आया, ये fully develop नहीं हो पाया because the nature in which the urbanization was brought in India without any proper large scale industrialization. और जब से लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, धीरे धीरे अर्बनिज्म बढ़ने लगा हमारा, लेकिन फिर भी फुल लेवल पे नहीं आया बिकॉज स्टिल दैट इमोशनल जॉइंटनेस इज स्ट्रांगली प्रेजेंट इन द इंडियन सोसाइटी। आप में से किसी के कलीग ने, आपके पीयर ग्रुप ने एक डाउट पूछा था, सर मैं गांव में रूरल में रहता हूं और बाहर मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूं, तो कौन सी फैमिली मानी जाएगी? ये हम न्यूक्लियर में रहते तो हैं, लेकिन वो जुड़ाव आज भी हमारे लिए स्ट्रांगली मौजूद है। अब आते हैं अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन पे। अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग लिखते हैं, चाहे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कॉलर्स मतलब कोई बड़े बड़े दिग्गज को तो मेरी क्वेश्चन करने की कैपेसिटी नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वेल लर्न्ड पीपल उसे रॉन्ग लिखते हैं। द रीजन बीइंग वो वन साइड प्रोसेस का डिस्कस करते हैं। क्या लिखते हैं नॉर्मली? अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस व्हिच रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, फ्रॉम विलेज टू टाउन्स एंड सिटीज। एक सिंपल लेमैन में गुड इनफ चलेगा।
लेकिन at the level of UPSC examinations or the level of your intellectual capacity, शायद this is not full understanding of urbanization. It is in fact wrong understanding of urbanization. Why? Urbanization उस process को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, जो मैंने पहले बताया वही का वही अंडरस्टैंडिंग. एंड बट यहां पे खत्म नहीं होती है वो. अर्बनाइजेशन रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया. जब गांव से सिटी की तरफ जाए तो वो अर्बनाइजेशन है, व्हिच ब्रिंग्स चेंज इन द लाइफ ऑफ रूरल पीपल. अब इसको पूरा बोलता हूं एग्जैक्टली क्या है. अर्बनाइजेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस व्हिच रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज bring and the spread of the urban values to rural areas. वो प्रॉपर सेल बनाता है अर्बनाइजेशन का, इंक्लूडिंग अर्बनिज्म और इंक्लूडिंग अर्बनाइजेशन. What we now see here is इधर से इधर का मूवमेंट और इससे किस तरीके से चेंज आता है रूरल, इसकी जो अर्बन सोच है वो रूरल एरियाज में पहुंचनी. दैट इज अर्बनाइजेशन. मैं एक और बार रिपीट कर दे रहा हूं. अर्बनाइजेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस व्हिच रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज एंड स्प्रेड ऑफ अर्बन वैल्यूज टू रूरल एरियाज. ये कौन सी वैल्यू है? अर्बनिज्म वाली वैल्यूज इन रूरल एरिया तक पहुंचे, वो प्रिसाइजली अर्बनाइजेशन होता है. अब ये अर्बनाइजेशन के कुछ लेवल्स होते हैं. अंडर अर्बनाइजेशन एंड ओवर अर्बनाइजेशन. अंडर अर्बनाइजेशन किसे बोलते हैं? जहां पे सिटीज प्लस टाउन्स डेवलप तो हो गए बट without educate infrastructure. The towns and cities exist, but these towns and cities do not have educate resources and infrastructure to provide services to the people staying in these urban areas. इनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए sufficient resources नहीं है. जैसे पीने के पानी की कमी हो सकती है, मे बी सैनिटेशन की इशू हो सकती है, हाइजीन की इशू हो सकती है, सीवेज की इशू हो सकती है, पोल्यूशन का इशू हो सकता है, ट्रैफिक जैम के कंजेशन हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है. सर्विसेज सफिशिएंट नहीं है, जो पॉपुलेशन इधर है उसको सफिशिएंटली सर्विस प्रोवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती है. अंडर तो बहुत अच्छे से समझ में आता है बिकॉज इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ सिटी के अंदर आपको अंडर अर्बनाइजेशन दिखता है कि कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड कर चुकी है. इनफैक्ट ट्रैफिक जैम्स के अंदर आधा जीवन चले जा रहा है आदमी का. If from my place to Gurgaon study IQ office, if I travel daily, it takes me every day, it cost me every day 4 hours of my life. 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के. In fact, एक रफली अराउंड मैं अहमदाबाद जाके वापस आ सकता हूँ. This is the aspect. In fact, Amir is saying बेंगलोर के अंदर बेलंदूर के अंदर भी सेम है. Yes, सिल्क रोड सिग्नल इज वेरी फेमस इन बेंगलुरु, जहाँ पे इतना बड़ा जाम लगता है कि बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि जो वहाँ के एम्प्लॉइज है जो बसेस में जाते हैं साथ में वो बैट और बॉल लेके चलते हैं कि सिल्क रोड सिग्नल पे आई मीन वहाँ पे पता नहीं कोई ग्राउंड है कि नहीं, जो पड़ा था वो बता रहा हूँ. वहाँ पे 8-8 ओवर का मैच इस साइड खेल लेते हैं बाय द टाइम द बस कम्स आउट ऑफ सिग्नल. Imagine, अगर ये सच है तो कितना बड़ा जाम है. So this is actually the problem of under urbanization. अब Bangalore is actually, I mean, मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट पैकेजेस भी मिले, then also I'll hesitate to go Bangalore यार, because बाहर निकलने के लिए 5 बार सोचना पड़ेगा आपको. Bangalore is called as the pub city, tough city, garden city, one way city. इतने one ways है Bangalore के अंदर. क्यों expand इतना हो गया? You don't have the capacity to expand the road. एक ही पहली सिटी मिली मुझे मेरी इंडिया के अंदर जहाँ पे फ्लाईओवर पे सिग्नल है. Bangalore में फ्लाईओवर पे सिग्नल है यार. I mean it's bit shocking. फ्लाईओवर बनाता क्यों आदमी जल्दी से निकल जाए, उस पे भी सिग्नल बनाना पड़ेगा. एक्चुअली इन्फेंट्री रोड फ्लाईओवर देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज अ सिग्नल इन देयर. आई एम नॉट श्योर कि आज है कि नहीं. ठीक है. अर्बनाइजेशन एक और टाइप का होता है, ओवर अर्बनाइजेशन. चलो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सबको रॉन्ग बताओगे मुझे क्या होता है. हाँ, मुंबई दिल्ली कलकत्ता ऑलमोस्ट सबके अंदर है, सिर्फ बैंगलोर इज नॉट एन एक्सेप्शन. दिल्ली में भी मैंने गुड़गांव का एग्जांपल दिया एनसीआर में. दिस इज द सर्कमस्टेंसेस हियर. एनी आइडिया व्हाट इज ओवर अर्बनाइजेशन? थोड़ा सा फास्ट करते हैं गाइस ताकि थोड़े से क्वेश्चन आंसर वाले को ज्यादा टाइम दे सकूं मैं आज. ओवर डेवलप्ड. चलो आपको क्लू देता हूं मैं, ध्यान से समझना. इंडिया में दोनों मिलते हैं, अंडर अर्बनाइजेशन, ओवर अर्बनाइजेशन. इंडिया में दोनों एस्पेक्ट मिलेंगे आपको. अर्बन पॉपुलेशन तो मोर यहाँ पे है. इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन मोर नहीं है. कल पॉपुलेशन का फैक्ट बताया था 30% पॉपुलेशन है सिर्फ. ओवर पॉपुलेशन है, सिटी इज अंडर डेवलपमेंट, सॉरी अंडर अर्बनाइजेशन. वो प्रेशर करेगा क्रिएट. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं. चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना. ओवर अर्बनाइजेशन डू नॉट और डज नॉट मीन मोर अर्बनाइजेशन देन एक्सपेक्टेड और अर्बनाइजेशन बियॉन्ड द पॉइंट कि एक्सट्रीम लेवल पे अर्बनाइजेशन हो गया है जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी. मोर देन आई मीन जहां पे डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, ऐसा नहीं है. इंडिया में ऐसी कोई सिटी नहीं है, लेकिन अगर मैंने बोला आपको इंडिया में है तो दिस इज देयर. कैसे? अब ओवर अर्बनाइजेशन इज प्योरली अ थियोरेटिकल कांसेप्ट. जनरल अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये वर्ड ओवर लग गया है इसलिए मत बनाना यहां पे. Over urbanization refers to urbanization which takes place through foreign funding. वो अर्बनाइजेशन जो फॉरेन फंड के थ्रू की जा रही है. ओवर क्यों बोल रहे हैं? आपकी कैपेसिटी नहीं है अर्बनाइज करने की, बाहर से रिसोर्स उठा रहे हो, टाउन्स एंड सिटीज बना रहे हो. इंडिया में दिस इज विजिबल थ्रू स्मार्ट सिटी, where majority of the smart cities largely are, you know, we are now getting financed at state and central level through JAXA, Japan Bank, this bank, that bank. बाहर से फंड आ रहा है. एंड क्यों बोला जाता है ओवर अर्बनाइजेशन? बिकॉज वी डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू लार्जली अर्बनाइज दिस टू द लेवल व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग इट. So there was a time when India was only facing under urbanization. Now there is a time when the India is actually facing both the challenges, under and over. Over urbanization खराब नहीं है. क्यों? अगर आपने ठीक तरीके से अर्बनाइज कर लिया, चाहे फॉरेन फंडिंग से ही करो, इफ यू आर एबल टू मैनेज, तो शायद आप वहां से प्रॉफिट भी ज्यादा कमाओगे. फिर
surplus भी increase होगा, the revenues of the government would also increase. But suppose if you are going above your capacities, there are chances this over urbanization can largely create more burden on the system. ज्यादा burden हो सकता है, और इसका सबसे पहला burden जो माना जाता है वो ये, पैसा burden नहीं है यार, सोसाइटी का पेपर कर रहा है। इनइक्वालिटी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है इन सिटीज में। कैसे? एक सिटी है, बाहर से फंडिंग लाके आपने इसके अंदर बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी एस्पेक्ट या कुछ टेक्नोलॉजिकल पार्क्स डेवलप किए। अब जो ये एक्सेस है, दीज वुड ओनली बी एक्सेसिबल टू सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। कुछ लोग हैं जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल चीजें यूज करेंगे, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे वो कोई और एस्पेक्ट हो। अब होता यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर केप्ट आउट ऑफ दिस ओवर अर्बनाइजेशन एज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज, एंड एज अ रिजल्ट ऐसा माना जाता है जब कोई सिटी ओवर अर्बनाइज हो रही होती है तो चांसेस आर दैट दीज रिसोर्सेज वुड ओनली बी यूज्ड बाय द एलिट्स ऑफ दैट सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वुड लार्जली रिमेन हियर। तो माना ऐसा जाता है सिटी विद इन सिटी हो जाएगा, वो वॉल हो जाएगा पूरा, बीच में मान लो स्मार्ट सिटी रह जाएगा। वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज़ पेपर 3 में स्मार्ट सिटी पढ़ोगे आप, और बाकी फिर ये नॉर्मल अंडर अर्बनाइजेशन, ओवर अर्बनाइजेशन। ऐसा माना जाता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ओवर अर्बनाइजेशन वुड लीड टू सच अ सिनेरियोस दैट एक पार्ट बहुत ही ओवर अर्बनाइजेशन एंड सर्टेन एलीट सेक्शन ऑफ पीपल लिविंग देयर, द अदर वुड ऑलवेज बी अंडर अर्बनाइजेशन। अब ये बोला जाता है कि एक बार अगर ऐसा कांसेप्ट डेवलप हो गया तो ये एरिया हमेशा अंडर अर्बनाइज रहेगा, नो इंप्रूवमेंट चांसेस आर देयर बिकॉज़ द फोकस ऑफ द एंटायर सिटी वुड बी हियर, पूरा फोकस इधर रहेगा आपका। So this was basic theoretical aspect which I just wanted to dwell. I'll repeat and summarize this entire thing as of now. Urbanization largely refers to a process which refers to the movement of people from village to towns and cities, and the spread of urban values and ethos to the people back in the rural areas. Henceforth, urbanization is not just consist of growth of towns and cities, rather it also includes intrinsically the urbanism which refers to anonymous, individualistic and impartial behavioral ideologies. ये proper urbanization का meaning है। In India, urbanization throughout the world has been considered as cradles of innovations, the engines of growth and development and prosperity. But however, in India, since the process of urbanization took place without adequate development of industries, the urbanization which brought prosperity in the West largely brought inequalities, discriminations, and also new forms of crime and various other aspects in Indian society. The Indian urbanization has peculiar characteristics of both over and under urbanization. The under urbanization has been a well-established aspect of urban cities and towns in India, and in recent times, the over urbanization is also something which is fast developing in the urban towns and cities. Impact क्या होती है urbanization की? This is the point. एक थंब रूल देता हूं मैं तुम्हें। कल ग्लोबलाइजेशन का लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया था, सारे ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट है ना इधर लगते हैं, थंब रूल है ये, आंख बंद करके सारे एस्पेक्ट लिखोगे ना, बट वर्ड ग्लोबलाइजेशन हटा के अर्बनाइजेशन लिखना आप। द रीजन बीइंग, अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों एक रैशनल प्रोसेस होता है जहां पे द प्राइमोर्डियल अस्क्राइब्ड आइडेंटिटीज को साइड किया जाता है और मोर प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे फोकस किया जाता है। तो चाहे आप वुमेन की पोजीशन पे देखो, कास्ट की पोजीशन पे देखो, या मल्टीपल अदर स्पीयर्स पे देखो, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैव द सेम इंपैक्ट। इन इंडिया मैं थोड़ा सा समरी फॉर्म में करता हूं इसको, बिकॉज आई जस्ट डिड यू गेट द अर्बनाइजेशन पीपीटीज? पीपीटी मिला आपको अर्बनाइजेशन का? जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि इतनी डिटेल में पीपीटी बनाई हुई है अर्बनाइजेशन की, बिकॉज ये मेरा एक सर्टिफिकेट कोर्स भी रह चुका है अर्बनाइजेशन, एक सर्टिफिकेट लिया था मैंने अर्बनाइजेशन की स्टडी में। जस्ट लेट यू नो कि कितनी है पीपीटीज इसमें। अर्बन सेटलमेंट्स, हर चीज जो तुम्हें चाहिए इधर है। क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, एशिया से लेके, अमेरिका से लेके, इंडिया से लेके, ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट। इंपैक्ट्स किस किस पे है? अब जैसे एक एग्जांपल, एक इंपैक्ट से बताता हूं। इधर मैंने कुछ सोशल इंपैक्ट अलग से लिखी है, कास्ट पे, स्टेटस ऑफ वुमेन पे, रूरल एरियाज पे, फैमिली एंड किडशिप पे, कुछ 2-3 इंपैक्ट मैं अलग से डिस्कस करूंगा। और चैलेंजेस क्या क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड। अब एक और चीज, ये वाला टॉपिक साइड में लिख के रख लेना गाइस प्लीज, ये पेपर 2 में काम आएगा स्पेसिफिकली। पेपर 1 में चाहो तो मत पढ़ो, लेकिन पेपर 2 में पढ़ना पड़ेगा तो बेटर है यहां से पढ़ो, और बहुत अच्छा सा डेटा लगा हुआ है यहां पे मैंने। ये वाली चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन का पहला पीपीटी पेपर 2 के लिए है, बट प्लीज रीड इट इफ यू कैन। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक आर्टिकल था, उससे मैंने फंड, फंक्शंस, फंक्शनरीज वाला पार्ट कॉपी किया हुआ है। इनफैक्ट देयर इज मोर देन द डेटा व्हिच यू वांट। नॉर्मली सिर्फ इंपैक्ट वाला एस्पेक्ट होता है सोशल एस्पेक्ट्स वाले में। सिंसियर रिक्वेस्ट है फ्रॉम योर मेंटर, एक बार अच्छे से पढ़ना इस चीज को। और अगर ये नहीं मिली है, मेरा वादा है इस क्लास के बाद में मैं तुरंत टेलीग्राम में पुट अप कर दूंगा, वहां से ले लेना, ठीक है? हो सकता है कल तक हो, संडे आ जाएगा, फिर परसों मिले आपको, आज ही ले लेना। आई विल सेंड दिस पीपीटी, ठीक है? तो यू विल गेट दिस पीपीटी, रिलैक्स यार, ठीक है? नहीं देनी होती तो दिखाता ही नहीं मैं यार, सिंपल। लेकिन मैंने अभी लेटेस्ट एक आर्टिकल पढ़ा था, वो पीपीटी में नहीं है, सॉरी, हर चीज बार-बार अपडेट नहीं हो पाती है। वो आर्टिकल की इंपैक्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। एक अच्छे से जर्नल में एक अच्छा सा स्टडी है अर्बनाइजेशन से रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू स्लम्स। 100% अटेंशन चाहिए। ये टॉपिक यूपीएससी में पेपर 1 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। दिस वन आज के बाद स्लम्स नहीं पढ़ना है तुम्हें। अब स्लम्स होते क्या है वो समझा देता हूं पहले। वेस्ट के अंदर कॉन्सेप्ट आया घीटों का, इंडिया में कॉन्सेप्ट आया स्लम्स का। क्यों आया? एब्सोल्यूट अटेंशन। 5 मिनट और फिर ले लेंगे क्वेश्चन, 5-10 मिनट और दो यार प्लीज। स्लम्स में नॉर्मली आप जो बोलते हो वो होते हो डिप्राइव्ड कंडीशंस होते हैं, द रिसोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड। ठीक, ऐसा नहीं है, गलत। क्योंकि जैसे तुमने ये बोला, स्लम्स आर दोस प्लेसेस वेयर देयर एग्जिस्ट इनएडुकेट सैनिटेशन, हाउसिंग एक्सेट्रा। आपने टेक्निकली इंडिया में 100 में से 90 सिटीज को स्लम्स बोल दिया, क्योंकि 100 में से 90 सिटीज में सारे कंडीशंस मिलेंगे आपको। तो क्या वो पूरा सिटी स्लम्स हो गया है? ये होता है कॉमन सेंसिकल नॉलेज से यूपीएससी में कुछ भी लिख देना।
इंडिया में स्लम्स का मीनिंग प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफाइन जो किया है, illegal settlements. Slums are those areas which are classified as illegal settlements. That is, the people living on those areas are living on those areas illegally. Henceforth, in India, the slums are not defined on the basis of lack of educate, sanitation, health, education, etc. No, because if this is the classification made of slums, then majority of the Indian cities are marked and forged by the similar characteristics throughout the city. पूरी सिटी में आपको 90% एरिया में ऐसे कंडीशंस मिलेंगे. दिल्ली के अंदर ओल्ड राजेंद्र नगर अगर आप देखते हो तो ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर भी सेम कंडीशन है, जो एक बहुत ही कॉस्टली इलाका है. वैसे आपके भी जहां पे भी अगर आप देखो तो वहां पे भी अगर आप देखो तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉश इलाके होंगे जहां पे कई बार पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे कुछ सैनिटेशन की इशू है, बारिश में पूरा का पूरा शायद पानी बाहर आ जाता होगा नालों से, सैनिटेशन की इशूज, हाइजीन की इशूज ऑलमोस्ट हर जगह एक सिटी में ही है, चाहे आप टियर 1 सिटी में रह रहे हो, टियर 2 सिटी में रह रहे हो या 3 सिटी में रह रहे हो. तो स्लम्स आर नॉट डिफाइंड ऑन द बेसिस व्हिच यू अंडरस्टूड टिल नाउ. पॉइंट सबका क्लियर है. अब सरकार ये बोलती है कि स्लम्स वो जगह है जहां पे इलीगल है, लोग जबरदस्ती आके रह रहे हैं उधर, कि वो सरकारी जमीन है और या कोई संस्था की जमीन होगी या कुछ जमीन होगी, उसके ऊपर लोगों ने स्लम्स बना लिया और सालों से वहां पे रह रहे हैं. अब जैसे ही सरकार ने इसे इलीगल बोला, अब क्वेश्चन ये आने लगा कि इनको रीसेटल तो उस एरिया में कराया नहीं जा सकता. कहने का मतलब इलीगल को लीगल कन्वर्ट करते ही तो एक मुहिम चालू हो जाएगी, लोग आके इलीगल ऑक्यूपेशन करेंगे, आगे जाके उन्हें फिर लीगलाइज कर दोगे. ये इंडिया में इसके कारण स्लम्स कभी डेवलप नहीं हो पाए, इनका सोल्यूशन नहीं आ पाया. इलीगल होने के कारण यहाँ पे अब लीगलाइज नहीं किया जा सकता बाय लार्जली प्रोवाइडिंग देम सर्विसेज, बिकॉज अगर सरकार अब उधर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे दे उन लोगों को तो वो लीगलाइज उसके नाम पे होगा कि ये घर इसका है, ये घर इसका है. तो सरकार इधर कोई सर्विस नहीं देती है और मेजॉरिटी ऑफ द पुअर पीपल लिव्स इन दी स्लम्स एरियाज. क्या अब दूसरा पहलू समझ में आया जो कभी पढ़ोगे तुम आगे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पेपर 3 में. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फेल क्यों कर गए? क्योंकि मेजॉरिटी पुअर रह रहे थे स्लम्स में और स्लम्स में जो रह रहे हैं वो इलीगल थे. अब अनटिल अनलेस सरकार ने कुछ रिकॉग्नाइज कर दिया इन्हें, उनको न पीडीएस मिलता है, न बिजली मिलती है, न कोई सब्सिडी मिलती है, न कोई और एस्पेक्ट मिलता है. तो इलीगल सेटलमेंट्स होने के कारण द कंट्रोवर्सी ऑलवेज एग्जिस्टेड अबाउट स्लम्स, कि कैसे स्लम्स को टैकल किया जाए. अब इस दौरान मैंने एक आर्टिकल पढ़ा अनिरुद्ध कृष्णा का, नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, और इस आर्टिकल में स्टडी किए गए थे 279 स्लम्स. कहां कहां पे? जयपुर, पटना, बेंगलुरु, मतलब एक नियर नॉर्थ इंडिया, एक समवेयर वेस्ट ले लो, एक साउथ इंडिया. 3 अलग अलग कोनों में लगभग 300 स्लम स्टडी किए इसने. छोटा स्लम स्टडी नहीं है. और इस स्टडी के बेसिस पे कुछ फैक्ट्स दिए, एब्सोल्यूट पता होनी चाहिए तुम्हें ये फैक्ट्स. अब फैक्ट्स क्या है? एक एक पूरा पॉइंट लिखूंगा, एक स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में. गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्लम इज नैरो. सरकार ठीक से समझ नहीं पाई स्लम्स को, इलीगल 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 ऐसा करते रहे सरकार. नैरो क्यों है? ये बोलते हैं गवर्नमेंट उन चीजों को टेक्निकली स्लम्स बोलती है, इलीगल कंसीडर करती है जहां पे ब्लू पॉलीगॉन जैसे स्लम्स मिलते हैं. ब्लू पॉलीगॉन क्या होता है? 2 पोल्स होते हैं, ऊपर एक त्रिपाल लगा दिया और वो एक सेटलमेंट है आपका. सरकारी कागजों में स्लम्स इन्हें बोले जाते हैं और रियलिटी में इन्हें पता चला कि ये इतने स्लम्स में पक्के पक्के आलीशान घर भी बनाए हुए हैं और सरकार उसे बाईपास कर देती है स्लम्स में. तो सरकार सिर्फ टेम्पररी सेटलमेंट वालों को स्लम बोल रही है और उनको इलीगल मान रही है सिर्फ. दैट इज हाउ वी आर मिसिंग के इशू यहां पे आ जा रही है. ठीक है. नेक्स्ट वन. 95% ऑफ द पीपल प्रेजेंट हियर वर्क्स इन इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं. सर आप पीपीटी से भी पढ़ाइए करें प्लीज, लाइव क्लास में नोट्स नहीं बन पाते हैं. अरे यार पीपीटी तुम्हें मिल तो रही है, अब मैं पीपीटी से पढ़ाऊंगा ये स्टडीज नहीं होगी. बहुत सारे करंट एस्पेक्ट्स है जो नहीं इंक्लूड हो पाते हैं बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम टू अपडेट दैट. यार ये अगर नहीं करनी है मैं पीपीटी पे चले जाता हूं, जैसे आप बोलो वैसे कर सकता हूं. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर वेलफेयर, बिकॉज जो चीज मैं ऑलरेडी आपको दे रहा हूं, जो नहीं दे रहा हूं वो कवर कर लूं यहां पे. दैट्स माय गोल, दैट्स द ओनली थिंग. ठीक है. 95% ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर. ये बोलते हैं स्लम्स के अंदर लगभग 100 ही मान लो, लेकिन 100 मत लिखना, 95 लिखोगे. 100 में से 95 लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करना. इधर ध्यान से सारे फैक्ट समझो, फिर मैं इनको कनेक्ट कर दूंगा. 65% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड. 65% आदमी का जो स्लम्स में रह रहे हैं उनका एक्सपेंडिचर जो होता है वो खाने पे है. %40 एक्चुअली 40 में समथिंग था, मैंने रफली 40 पकड़ा है तो इधर अप्रॉक्स लिख लूंगा, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कितना परसेंट था वो. 40% ऑफ द पीपल लिविंग इन स्लम्स आर लिविंग इन दो स्लम्स फ्रॉम पास्ट 3 जनरेशंस. 3 जनरेशन से ये लोग इधर लगे हुए हैं. अब अगर ये एक्सपेंडिचर्स, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक स्लम्स के देखें तो यू वुड रियलाइज स्लम इज नॉट यूनिफॉर्म. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. द कंडीशंस विद इन द स्लम्स वेरीज. हर स्लम्स के कंडीशंस वेरी करते हैं. कैसे? स्लम्स हैव बीन डिवाइडेड एंड क्लासिफाइड हियर एज टेम्पररी सेटलमेंट. वो त्रिपाल जैसे स्लम्स आपने देखे होंगे बहुत जगह, चॉल्स के अंदर रहने वाले लोग जो इलीगल है. ठीक, कुछ चॉल्स टाइप की सी बिल्डिंग्स बनाई हुई है और कुछ लोग प्रॉपरली कंक्रीट बिल्डिंग्स है वेयर द स्लम्स आर स्पैनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. जैसे आप धारावी जैसे देखते हो,
स्क्वायर्स ऑफ किलोमीटर्स में फैले हुए हैं। कुछ लोग चार्ल्स जैसी बिल्डिंग है इलीगली ऑक्यूपाइड है, और कुछ लोग एकदम टेम्पररी में रहते हैं, मेट्रो पिलर के नीचे वो त्रिपाल लगा के है, या कुछ इस टाइप की चीजें हैं जो छोटे छोटे इधर उधर मिलेंगे एवरीवेयर। इतने अलग अलग कंडीशंस है, 30 साल से लोग रह रहे हैं, अगर एक जनरेशन को 10 मान के चलो, एक्सपेंडिचर किधर है, काम कहां पे कर रहे हैं। अब ये सब बोलते हैं कि स्लम्स को टैकल करने के लिए यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ स्लम्स व्हिच इज लार्जली प्रेजेंट। इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया merely wants to tackle the problems of slums by largely displacing those people and bulldozing the slums, that's not going to be a solution. तो अब ये बोलते हैं कि रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स होना चाहिए। What he stresses is the only way to tackle the urban chaos specifically radiating from the under urbanization such as slums, redevelop करो इन slums को। रीडेवलप क्यों करना है? रीडेवलप इसलिए करना है बिकॉज इतने इतने लॉन्ग टाइम से ये लोग रह रहे हैं, इट्स नॉट नाउ पॉसिबल देम टू डिस्प्लेस देम, एंड नहीं होने वाला, इम्प्रैक्टिकल है वो। और जब वो हो नहीं सकता तो एटलीस्ट ट्राई कि आगे स्लम्स नहीं हो और जो एग्जिस्टिंग है वहां पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। रीडेवलप करो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इसका प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, वेयर स्लम्स को पक्का बना के वो देगी, दे विल इंश्योर, इट विल इंश्योर दैट एटलीस्ट नाउ यू हैव एक्सेस टू दोस मिनिमम गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो पहले नहीं मिलते थे बिकॉज आप इलीगल टेरिटरी में रह रहे थे। ना आपके पास राशन कार्ड था, ना आपके पास घर का पता था, ना आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन थे, वो तार डाल के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इलीगली लेते थे जो ज्यादा कॉस्टली होता था। अगर मैं 7 रुपए पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देता हूं सपोज, तो वो स्लम में रहने वाला मेरे से ज्यादा पर यूनिट दे रहा है, लेकिन मेरे से कम कमा रहा है। क्यों ज्यादा दे रहा है मेरे से? बिकॉज वो इलीगली ले रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे बहुत सारे ऊपर नीचे के मैकेनिज्म्स फुलफिल करने पड़ते हैं इधर। सो नाउ द सॉल्यूशन इज रीडेवलपमेंट, और ऑलरेडी हम देखते हैं द गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड दिस मैकेनिज्म्स कि अब हम इलीगल से बाहर निकलते हैं और इसको एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जैसे डेवलप करेंगे ताकि उनकी लाइफ बेटर हो सके और फ्यूचर के अंदर इलीगल स्लम्स नहीं डेवलप हो, इसलिए कंप्लीट डेमोलिशन करेंगे जो भी नए स्लम्स बनेंगे। ताकि अगर हम रीडेवलप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कल तुमने दूसरा स्लम बना लिया वहां पे एक और घर दे दिया हमने आपको, वो फ्रॉम ग्रास रूट खत्म करेंगे, जैसे ही बनेगा, विल नॉट टॉलरेट दैट। दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि अगर कोई बनेगा उसे हटाएंगे और जो पुराने हैं उनको हम रीडेवलप करेंगे ताकि एटलीस्ट वी एंश्योर द मिनिमम बेसिक सर्विसेज व्हिच आर द ड्यूज ऑफ वेलफेयर स्टेट। नाउ एज फार एज द ब्रॉड इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इज कंसर्न्ड, अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इज, अब 2 मिनट ध्यान से सुनना, समराइज कर रहा हूं इंपैक्ट को, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन सुन लेना। जो भी आपके नोट्स लिख रहे हैं, जो आप हिंदी में लिख के देते हुए नोट्स, प्लीज आप हिंदी में भी इसको लिख लीजिएगा, इसी भाषा में जिस भाषा में मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, ताकि सारे बच्चों को एटलीस्ट उसका एक कंटिन्यूटी एक या 2 पैराग्राफ में मिल जाए। रिक्वेस्ट टू ऑल दोस पीपल हु आर राइटिंग दिस नोट्स। Urbanization indicates the spread of rationality and modern values. The impact of urbanization is not only in the economic sphere, where it changes the nature of economic activities, shifting the production from home to factories, shifting the population from villages to urban areas. The impact lies beyond economics. Urbanization, henceforth, more than being an economic or a demographic process, is a social process, as when the migration takes place, the migration happens not of an individual but of a network. And when this network migrates, there are religious, social, cultural, family, and various aspects which changes with this migration. In India, the process of urbanization have directly contributed for the empowerment of women in Indian society. As the growth of urban towns and cities not only increase their chances and opportunities for better education, better skills, and better economic prospects, but at the same time, it provided them more freedom of mobility with respect to their identity, body, and thought. But at the same time, this very urbanization has also led to the rise of new forms of crimes, and these crimes have largely made these women's and other sections more vulnerable in nature. The rise of urban towns and cities have also led to the problems specifically with respect to the old age people, as urbanization largely requires modern forms of mobilities, and the biological and the psychological aging largely restricts the mobility of the aged and senior citizens. The urban cities and towns also many times have led to the development of money order economies, as the funds provided by these urban people back home in the rural areas have helped in increasing their living standards back in the villages. Henceforth, not only the money have changed the aspects in urban areas, but it has also contributed sufficiently to improve one's status in the rural areas. Further, the frequent interactions between the rural and urban areas in the country have also resulted in the prismatic society of India. Prismatic society public administration का एक टर्म है। Prismatic society उसे बोली जाती है जो सोसाइटी ट्रांजिशन में हो रही है, बीच की सोसाइटी है। हिंदी में समझा नहीं सक रहा हूँ यार, मैं एक समरी दे रहा हूँ। प्रशांत, मैंने रिक्वेस्ट की है जो आपको नोट्स लिख रहे हैं, हर चीज़ नहीं पॉसिबल है मेरे से हिंदी में यार, सॉरी। ठीक है, यहीं तक रखते हैं समरी यार। करिश्मेटिक नहीं यार, प्रिस्मेटिक है वो, प्रिस्मेटिक। वो थिंकर का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, ठीक है। करिश्मेटिक मत लिख देना, चलो ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पिछले 10 दिन का, एक बार पीपीटी जरूर पढ़ना। पीपीटी में आज कौन कौन सी पीपीटी तुम्हें नहीं मिली है बताओ, मैं सारी भेज देता हूं आज, जल्दी बताओ कौन कौन सी नहीं मिली है। एक अर्बनाइजेशन, वुमेन तो भेज दी मैंने यार, कर क्या रहे हो। फैमिली सारी मिल गई है, तब फिर क्या कर रहे हो मेरे साथ मजाक यार। अर्बनाइजेशन में भेज दूंगा, ठीक है। आगे आता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आंसर आप दोगे तो मैं डिस्कस अच्छे से करूंगा, आंसर आप नहीं दोगे तो मैं हाफ हार्टेडली डिस्कस करूंगा, क्योंकि अब तुम लोग आंसर देने के लिए सक्षम हो। चलो ये दिखता है, एक एक दो बंदे हाथ उठाओगे, मुझे फॉर्मेट बताओगे सिर्फ प्लीज, इंपॉर्टेंट। आज से तुम्हारा आंसर राइटिंग नजरिया चेंज हो जाएगा। एक एक को ही पूछूंगा मैं, दूसरे को नहीं पूछूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं एटलीस्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस कर ले हम, ठीक है। एक पर्सन कोई भी जो पहले दिखेगा। शिल्पा स्नेहा, शिल्पा हाँ शिल्पा, यार ऑडिबल। ये 2021 का यूपीएससी का इंडियन सोसाइटी का पेपर 1 का क्वेश्चन है। आई विल रिपीट द क्वेश्चन फर्स्ट। एग्जामाइन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट।
स्ट्रक्चर चाहिए मुझे आपसे, आंसर नहीं चाहिए। आप लोग को आंसर कैसे करना है, पहले मुझे बताओगे व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, देन इंट्रो में क्या लिखोगे, बॉडी में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, दैट्स इट। ठीक है सर, क्वेश्चन दो चीज डिमांड कर रहा है। हाँ। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है गिग इकोनॉमी और वुमेन एम्पावरमेंट का लिंक क्या है। इंट्रोडक्शन होगा गिग इकोनॉमी और वुमेन एम्पावरमेंट को इंट्रोड्यूस करते हुए। ठीक है। बॉडी में आएंगे तो हम ये लिखेंगे कि गिग इकोनॉमी किन किन डायमेंशंस के हिसाब से वुमेन को एम्पावर करता है, जैसे लाइक अपॉर्चुनिटीज वाइडन करता है, उसके बाद ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई और टेक्नोलॉजिकल एक्सेस बढ़ता है उनका, ठीक है, सोशली इंडिपेंडेंट मोबिलिटी बढ़ती है। चलो ठीक है, बस ठीक है, फिलहाल इतना ही लगता है, मोबिलिटी बढ़ती है। चलो ये बेटर हुई, तो वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हुआ? जब मोबिलिटी सबसे पहले जब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं तो उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज आते हैं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण उनके पास कहीं ना उनके सामने अपॉर्चुनिटीज खुलती है डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करने की। साथ ही साथ लीगल एम्पावरमेंट आता है कि अवेयरनेस बढ़ती है टेक्नोलॉजी से, यू हैव द वर्ल्ड इन योर हैंड। और एंड मोबिलिटी इट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड हाउ वुमेन आर ऑपरेटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस एंड इट आल्सो मतलब जो लोअर सेक्शन के वुमेन है दे कैन आल्सो एस्पायर टू बी समथिंग डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे आर। एस्पिरेशंस भी बढ़ती है जिनके वजह से उनका सोशल एम्पावरमेंट होता है। ठीक है, एस्पिरेशन बढ़ने के कारण वी कैन सी दैट इट कैन लीड टू पॉलिटिकल, इट कैन लीड टू इकोनॉमिक, इट कैन लीड टू एजुकेशनल और इट कैन लीड टू ओवरऑल सोशल एम्पावरमेंट, वो किसी भी तरफ जा सकती है एस्पिरेशन। ठीक है, शिल्पा कंक्लूजन क्या रहेगा? सिक्योरिटी के इश्यूज है सर जो शायद मैं बॉडी में थोड़ा सा इंक्लूड करती हूं कि सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं। नहीं शिल्पा एग्जैक्टली बताओ प्रिसाइजली क्या, जैसे कुछ एक या दो। So I think conclusion में मैं ये लिखूं कि gig economy has opened the world to women in different aspects. It does have its own challenges which needs to be tackled, but it has also the part-time job sectors जो open हुए हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं women have started participating more and this is a step towards women empowerment. ओके, तो कुछ चैलेंजेस है लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहा ये, ठीक है? Yeah. ओके, शिल्पा कितना टाइम हो गया सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए? सर मैं बिगिनर हूं। व्हाट? सर मैं बिगिनर हूं, मैंने शुरू किया है। एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर, एक्सेप्शनल, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को ब्रेक किया आपने, ब्रेक करके अच्छे से कनेक्ट किया आपने। पूरे क्वेश्चन में भी आप कहीं भटके नहीं, आपने कट टू कट वर्ड्स पकड़े और उसी पे हिट किया। और कंक्लूजन में भी मैंने जानबूझ के पूछा कि कंक्लूजन का है, मुझे लगा फंस जाओगे आप। कंक्लूजन में भी आपने ये पुट अप किया है कि इसके भी अपने चैलेंजेस है, बट येट वी डू सी कि इसकी कंट्रीब्यूशंस डेफिनेटली रही है वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। रियली अप्रिशिएट दिस, बिलीव मी, मैंने बहुत सारी इंडियन सोसाइटी की क्लासेस ली है, बहुत सारे बैचेस में, स्टडी आईक्यू एंड बियॉन्ड, इतने ऑन द स्पॉट स्ट्रक्चर मेरे को किसी ने नहीं दिया। गुड, बिकॉज सडनली कोई टीचर आपको पूछ ले हंड्रेड्स ऑफ पीपल की क्लास के अंदर एंड देन सडनली अरे यार क्या बोलूं, अटके नहीं आप, कीप इट अप, बहुत सही जा रहा है। अगर आप पहली बार जस्ट बिगिनर हो तो पता नहीं, जस्ट आई एम सेइंग दिस, तो शायद मैंने आपको अच्छा पढ़ाया, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, मे बी दैट्स द केस। ठीक है, सॉरी टू से दैट, बट द पॉइंट इज दिस कि सुपर्ब, बहुत अच्छे से आंसर है। आई होप शायद बाकी लोगों को भी समझ में आया होगा। अब मैं ऐड ऑन करता हूं शिल्पा, ये ध्यान से समझना, दो तीन क्वेश्चन है मेरे अभी भी आपको। मैंने वुमेन वाली पीपीटी भी डिस्कस की थी, अगर याद है मैंने बोला वुमेन जो है सेकेंडरी मार्केट में डोमिनेट करती है। हां, सेकेंडरी मार्केट कौन सा होता है? सेकेंडरी मार्केट वो जिसमें पेमेंट कम है, गिग इकोनॉमी के हिसाब से हाइपर जॉब्स एंड सिंपल, गिग इकोनॉमी सेकेंडरी में आएगा। सेकेंडरी मार्केट में कितना भी वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाए, क्या वो एम्पावरमेंट लाने की कैपेसिटी रखता है क्या? सर मेरा आंसर इसमें दो तरफ से होगा शायद, क्योंकि नहीं पहला तो एक सेकंड पहली तरफ वाला मुझे समझ में आ गया, आई गॉट दैट, आई हैव एक्सेप्टेड दैट एज वेल, मैं उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं काउंटर ओपिनियन जस्ट क्रिएट कर रहा हूं कि गिग इकोनॉमी इज अंडरपेड। ध्यान से समझना, गिग इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या होते हैं वो बताता हूं। एक, हायर एंड फायर पॉलिसी होती है इधर, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, नो फिक्स्ड वेज आवर्स, नो लार्जली सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल, नो सोशल सिक्योरिटीज एज वेल, कंडीशंस आर डेप्लोरेबल, एक्सप्लॉयटेटिव हो सकते हैं कंडीशंस आपके लिए। अब इन एट द सेम टाइम वेज डिस्पैरिटीज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस, वायलेंस एट वर्कप्लेस, देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट, क्योंकि ये रेगुलेशन के बाहर आ जाता है। ठीक है, यस सर। अब अगर ऐसी इकोनॉमी के अंदर आपको चाहे कितना भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करे, डू यू थिंक वुड इट लीड टू व्हाट ही सेज और दैट क्वेश्चन सेज इज एम्पावरमेंट? नो सर, इट विल लीड टू इंप्रूवमेंट। तो अब अगर मैं सिंपल अब एक चीज देखूं, गिग इकोनॉमी जो कर रही है ज्यादा से ज्यादा वुमेन को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दे रही है, एम्पावरमेंट भी नहीं। ठीक है, पक्का? यस सर। गाइस पूरा आंसर बता रहा हूं, एकदम देखते जाओ, खोलना है आप एक एक दिमाग का पार्ट। अब अगर मैं ये बोलूं, पहले सोसाइटी का कुछ आलम ये था कि वुमेन इधर थी, मेन जॉब कर रहा था, वर्क, राइट शिल्पा? यस सर। धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ी, लॉ बढ़े, वुमेन्स मूवमेंट बढ़े, वुमेन के अंदर जागरूकता आ गई, अवेयरनेस, राइट? यस सर। अवेयरनेस आई तो अब इसे ये क्वेश्चन करने लगी, जब क्वेश्चन करने लगी तो चेंज कुछ ऐसा आया। क्वेश्चन किया तो चेंज कुछ ऐसा आया कि छोटा सा ओपनिंग कर दिया एक सोसाइटी के अंदर, जहां पे अब ये जो वुमेन बाहर थी वो अंदर आ सकती है, लेकिन अंदर आने के बाद में इधर तक आ सकती है, इधर अभी भी मेन रहेंगे, तो वुमेन यहां आ गई, जिसे आप यहां पे बोल सकते हो गिग इकोनॉमी।
जैसे गिग इकोनॉमी में ओपनिंग अप हुई तो लोगों ने ये बताना चालू किया, देखो वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है, वुमेन एम्पावर होने लगे, तो मेन प्लेड देयर ओन रोल एज वेल, कि सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस वर ओपनड अप फॉर द वुमेन सो दैट इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर रेस्पेक्टिव डिमांड्स एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर डोमिनेशन एज वेल, एज वी often see that the women's position in the gig economy have certainly increased, but the conditions of the gig economies are such that the conditions cannot even empower men, forget the empowerment of women. What gig economy has contributed is have largely provided opportunities for women in the initial phase by creating a fertile ground for empowerment in future to take place. Therefore gig economy rather than empowering women can at the best be said that the gig economy has created the base upon which the empowerment in future can be built, as by opening up the gig economy the women now would have better awareness about not only their rights but also would learn with their professional lives, demanding further increase in their representations. Therefore gig economy as a society is an employment which is in the unorganized sectors lying majorly outside the government regulations, and in such a circumstances the conditions of gig economy is such that the job is not regulated, social security does not exist, minimum wages may or may not exist because of lack of regulations, and at the same time the easy fire policies due to lack of unions do not create a sustainable systems. But however, the presentations certainly have increased over a period of time. This women, because of their experience gained in gig economy, would start demanding their jobs in the primary job market and get empowered. अब मेरा पर्सपेक्टिव समझ में आया? Yes sir. कि गिग इकोनॉमी से एम्पावरमेंट तो मेन का भी नहीं आ सकता है, वुमेन का कैसे आ जाएगा? Yes sir. पक्का? गाइस एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? एक वो जॉब, क्या क्लर्क बनके आप, अब ये एम्पावरमेंट में क्लर्क का कोई कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है, पॉइंट यहाँ पे सीधा सा है कि अगर मैं आपको थोड़ी सी चीज दे दूं तो उसे एम्पावरमेंट हो गया क्या? गिग इकोनॉमी के अंदर कंडीशन ही नहीं है फर्टाइल एम्पावरमेंट के लिए, अगर मेन भी एम्पावर नहीं और गिग में डाल दो तो मेन का डिसएम्पावरमेंट हो सकता है, मेन एम्पावर नहीं हो पाएगा, वुमेन तो ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। ये था एक नया तरीका जिसे आंसर करना था। अब मैं बताता हूं जो मैंने क्लास में सिखाया था वो कैसे यूज होता है। वुमेन एम्पावरमेंट largely is a process where not only the structures but the ideologies with respect to the women are changed. The domination of the women in the informal sectors, where majority of the women work in the rural agrarian sectors, indicates that the informal sector have been the primary harbinger of women employment. In such circumstances, the rise of gig economy as an alternative to increase the representations of women rather than indicating the empowerment of women largely indicates that the women are largely not allowed to enter into the secondary jobs and they are forced to enter into gig economies. So rather than considering as a weapon of empowerment, gig economy largely can be considered as a weapon to largely not to empower women. शिल्पा समझ में आया? समझ गई। पक्का दोनों पहलू आंसर में लिखना, लेकिन यहीं पे अगर मुझे ये पूछता हो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है तो एम्पावरमेंट हो रहा है 7%। एम्पावरमेंट तब होता है जब लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और आपका स्किल एजुकेशनल सब हो तब एम्पावरमेंट। लेकिन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक वाला पार्ट एनहांस होता है जो आपको कंक्लूजन में जरूर पॉजिटिवली लिखना है। ऊपर पहले पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दो, फिर उन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बताओ कि ये पॉजिटिव जरूर है लेकिन आप इसे बोलो पॉजिटिव की। जैसे फॉर एग्जांपल यार सीधा सा कांसेप्ट समझाता हूं, यूपीएससी क्रैक करते हो, 900 रैंक आती है या 700 रैंक आती है, क्रैक किया आपने यूपीएससी, लेकिन अपनी ड्रीम्स फुलफिल नहीं हुई आपकी, राइट? वैसे यहाँ पे है इकोनॉमिक पोजीशन बेटर डेफिनेटली हुई इनकी, लेकिन क्या दूसरा पहलू ये नहीं है इसमें गिग इकोनॉमी में इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद फॉर्मल सेक्टर में जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां डिस्क्रिमिनेशन है। और वहां डिस्क्रिमिनेशन है तो ये एम्पावरमेंट कैसे हो गया फिर सोसाइटी में? और कोई स्टूडेंट मुझे अब ये पूछ रहा है सर अगर एम्पावरमेंट नहीं हुआ तो वो फिर यूपीएससी पूछ क्यों रहा है? यूपीएससी आपको कुछ नहीं पूछ रहा है, यूपीएससी तो आपको पूछ रहा हुआ है कि नहीं। यूपीएससी थोड़ी बोल रहा है एम्पावरमेंट हुआ है। प्लीज मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर। आप ये हो सकता है कुछ लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है, एक चीज ध्यान रखना, यूपीएससी अगर कुछ पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं उसके बहाव में बह जाना है। अब शिल्पा आपकी इस पूरे क्वेश्चन में बहुत अच्छी अप्रोच रही, लेकिन एक वीकनेस जो मैं आपको बताता हूं जो शायद आप फेस कर सकते हो आंसर्स में, बताऊं क्या? यू गो विद द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन। So that happens with me. That has happened in every question that I have written. Because what happens with me is I think maybe सही question था tolerance assimilation और वो वाला जो कल आपने डिस्कस भी किया था। तो मुझे याद था कि assimilation जो है वो एक कल्चर को दूसरे पे मतलब हावी होता है। लेकिन आप क्वेश्चन के साथ निकल गए वहां पे। Yes, and still I wrote the positive aspect of assimilation. तो इसका मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन को रिस्पेक्ट पहले देना, क्वेश्चन को ब्रेक आप बहुत अच्छे से कर रहे हो लेकिन फ्लो के साथ जाना जरूरी नहीं है। ही इज आस्किंग यू, ही इज नॉट सेइंग यू कि एलॉबरेट करो इसे कि ऐसा हुआ है। क्लियर विद दिस गाइस? एग्जामिन इज द वर्ड व्हिच इज मेंशनड। एग्जामिनेशन क्या होता है? मान लो कल मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर मेरा बॉडी एग्जामिन करता है, इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव पॉइंट भी मुझे बताएगा कि आपका हार्ट ये है, पल्स ये है, फलाना ये है, नेगेटिव भी बताएगा कि आपके लंग्स ये हैं, आपके हेयर ये है, आपके कैल्शियम ये है, आपका मैग्नीशियम ये है। दोनों चीज एग्जामिन करता है वो। आपने एक एग्जामिन किया इधर, ये है कुछ, ठीक है, जो भी वो क्वेश्चन था। क्लियर विद दिस? Yes, sir. ओके 21 के अंदर एक और क्वेश्चन है, अगर सिमिलर है तो नहीं तो दूसरा, ठीक है चलेगा ये। What are the main socio-economic implications arising out of the development of IT industries in the major cities of India? अब ये कैच है, मैं आपको वार्निंग देता हूं, आप फंसोगे इस आंसर में मेरे पास। दो बार बोल दे रहा हूं, आप तीसरी बार खुद पढ़ लेना। What are the main socio-economic implications? किस चीज के? Arising out of development of IT industries in the major cities of India. आंसर करना चाहेगा विजयेश। Yes, sir. हाँ, did you understand the question? अब मेरे को तीन चीजें बतानी है। First, what is the demand of the question? Second, what would you be the introduction? What is the body? What is the conclusion you'll attempt? Okay, sir. So if please let me see the question first. Please. If you can get a second. हाँ. So the question is regarding that like what is the socio-economic implication I mean of developing IT industries. Right. So first we need to decide that what is how IT industries like develop, what is the basic, I mean what is IT first, Okay. how IT is, ठीक है. and secondly
what is socio-economic implications of that? This is, I mean, simple brief description of these two things. Firstly, of IT industry, and like secondly, of socio-economic. Okay. And in the body part, we can bifurcate this question in two dimensions. Like firstly, we will describe that what is the socio implications, what is the sociological implications, and what is economic implications. So in socio, I will go with what you have told us in that globalization वाला part में आपने बताया था. Like civic engagement बढ़ी है, टेक्नोलॉजिकल वो इंटरडिपेंडेंस आया है जिसकी वजह से हमने डिजिटल डिवाइड भी आया है. एंड ठीक है इकोनॉमिक्स. ओके, इकोनॉमिक्स में सर आपने उसी में फिर वो ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट होगा जिसमें आपने बोला था कि हम अभी पर्सनालिटी मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं. इकोनॉमिक्स में इंटरेक्शन बढ़ा है जिससे कि कंज्यूमरिज्म आया है, कंज्यूमरिज्म को लेकर आया गया और इसने चीजों को ईज किया बहुत ज्यादा. जैसे हम डिजिटल क्लास या फिर सकते हैं तो इससे बेनिफिट हुआ है दोनों को, जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको भी और जो बेच रहे हैं सेलर और दोनों को बेनिफिट हुआ है. हमको मार्केट को ज्यादा क्लोज कर दिया, हमें क्लोज इन द सेंस कि पास लाना है. ठीक है. ओके, कंक्लूजन में आई विल गो विद दैट कि आईटी इंडस्ट्री ने डेफिनेटली सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर मतलब इन दोनों को बहुत ज्यादा इन दोनों पे इंपैक्ट हुआ है इसका. सोशियोलॉजिकली हम यहां ज्यादा इंटरेक्टिव हुआ है जानने लोगों के साथ, मतलब विद अनोनिमस पीपल वी आर गोइंग फार अवे फ्रॉम आवर क्लोज वंस लाइक फैमिली से हम दूर जा रहे हैं. ठीक है, स्ट्रेंजर्स के साथ वी हैव बिकम मच मोर क्लोजर एंड फॉर द पीपल विच वी नो वी हैव लार्जली बिकम मोर स्ट्रेंजर विद देम, राइट? और मार्केट में भी मार्केट को इसने ज्यादा हो गया है कि हम अपने मतलब पोटेंशियल को हम अपने जान पाए हैं मेरा पोटेंशियल क्या है. और दूसरा कि नहीं वेट कंक्लूजन है आपका, आंसर को खोलना नहीं है और बंद करना है आंसर को इधर. ओके, और सजेशन नहीं देने उधर. सोसाइटी वाला पार्ट में मैंने बता दिया था इन इकोनॉमिक सेंस इसने हमारी अपॉर्चुनिटी को हमारे साथ नहीं कंक्लूजन में आपने सिर्फ इतना लिख देना है कि क्या आपके ओवरऑल कंक्लूजन रहे, ऐसा नहीं कि एक अलग-अलग करोगे. कंक्लूजन साथ में होगा पूरा आंसर का, अलग-अलग कंक्लूजन नहीं होंगे. ठीक है. अब आई एम सो सॉरी मैं आपका नाम भूल गया एक बार. करें जैसे विजय राइट? विजेश. ठीक है. कैन यू जस्ट फॉर माय सेक रीड द क्वेश्चन वंस अगेन? हां पढ़ो. व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक implications? कोई जल्दी नहीं है यार, कोई जल्दी नहीं है. व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक implication, ठीक, अराइजिंग आउट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री इन द मेजर सिटीज. इंप्लीकेशन तुम्हें किधर बतानी थी? सिटीज. इससे ये इंप्लीकेशन इधर क्या आई, तुमने कहां बताई? ओवरऑल इंप्लीकेशन क्या होगी? डिड यू अंडरस्टैंड? वेयर डिड यू गेट स्ट्रक? यस सर. अब मैं बताता हूं क्वेश्चन की डिमांड क्या है. प्लीज गाइस परफेक्टली समझना. आप ये थी एक सिटी, इस सिटी में आया आईटी इंडस्ट्री. आईटी इंडस्ट्री जब इस सिटी के अंदर आ गया तो इस सिटी के अंदर सोशियो इंप्लीकेशंस क्या हुई, जो अगर आप ब्रेक करना चाहो तो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस इस आईटी इंडस्ट्री से आने से इस सिटी में क्या हुई, ना कि देश में क्या हुई. देश में ऐसी 10 20 या 30 सिटीज हो सकती है. आपको बताना है कि जब इनमें आईटी इंडस्ट्री आने लगा तो इन आईटी इंडस्ट्री से इन सिटीज पे क्या इंपैक्ट हुआ. दे आर नॉट आस्किंग यू जनरल सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन इंडिया. डिड यू गेट इट? यस सर. तो इंप्लीकेशन के अंदर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है, इस पे बतानी है. तो इंट्रोडक्शन कहां से होना चाहिए था विजेश? ये सिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पहले क्या थे, आईटी इंडस्ट्री, द सिटीज बिफोर अराइवल ऑफ आईटी इंडस्ट्री कैसी थी. ठीक है. IT industry I which led to the rise of ICTs, information and communication technologies, where the production shifted from hardware to software, from industries to services, जो आपको जनरली पता है. This development of these industries drastically brought change in the city life. Those larger socio-economic implications within the city can be as seen as follows. Hit to the question. तो आपका क्वेश्चन पढ़ के मैं क्वेश्चन कवर करके आंसर पढ़ूं तो आपका आंसर से मुझे लगता है जनरल इंपैक्ट क्या है सिटी में, सॉरी सोसाइटी में. इधर सिर्फ इस सिटी में बताना है. अब मुझे बताओ दो इंपैक्ट सिर्फ. कोई एक सिटी एग्जांपल लेके चलोगे ना तो आंसर फिट है तुम्हारा. इधर टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंगलोर. आईटी एक बहुत बड़ा बैंगलोर दिमाग में आता है इंडिया में. बैंगलोर के अंदर जब आईटी इंडस्ट्री आई तो क्या प्रॉब्लम आई? आपने सोसाइटी यूज नहीं किया यार अनफॉर्चुनेटली. क्या उधर रीजन चलो पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या रीजनल एक्सप्रेशन बड़ी, क्या यहाँ प्लूरल कल्चर भी बना? यस, मल्टीपल कल्चर्स. क्या यहाँ पे डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स आने लगी, जहाँ पे आप देखते हो अंडर अर्बनाइजेशंस, जो मैंने वन वे ट्रैफिक जैम, कॉन्ग्लोमेशंस, पोल्यूशंस, ये आई. यहाँ पे इकोलॉजिकल क्राइसिस आई. बेलंदुर लेक इज द बेस्ट एग्जांपल, जो सूख रहा है, जो पोल्यूटेड हो चुका पूरा. आई. क्या इधर लीगल इंप्लीकेशंस आई? मैं सिर्फ आपको खोल के दे रहा हूं आंसर्स, आप जो चाहो वो लिख सकते हो उधर. द राइज ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज नॉट ओनली चेंज द वे इकोनॉमिक्स ऑपरेट्स. मैं पूरा आंसर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना सब. आई मीन एक परफॉर्मा दे रहा हूं, अब एग्जैक्टली तुरंत नहीं बना पाऊंगा, बट लेट्स सी. The nature of technologies have always determined the level of not only the economic development but also the stature of the social life. Rise of information technologies, the industrial town largely dominated in the urban sphere. But after 1990s, with the rise of LPG and with the rise of ICT information and communication technology, the IT industry started changing the not only structures of the Indian cities but also the ethos and the belief systems of the Indian cities. At present, there are multiple IT towns which starts from Bengaluru and ends to Delhi, Gurgaon and beyond. The broader socio-economic implications of IT industries on the cities are as follows.
The nature of workforce have drastically changed. Where earlier the migration was limited, with the rise of ICT technologies, the workforce have become more globalized and more ethnically diverse in IT cities. In these cities, not only the diversity is present at the level of ethnicity, race, and culture, but the IT industries have also shifted the work from bronze to brains, increasing the women participation rate in these industries. As a result of the women participation, we often see not only the women empowerment have been ensured in these cities, but at the same time, the social aspects such as child labor have also been tackled in the modern contemporary cities. Besides these social implications, we also see that the rise of IT industries have changed the nature of settlement patterns in these cities. As we see, with the rise of IT industries, there is a development of city within a city. For example, the Whitefield in Bengaluru is today can be considered as city in itself. Not only these, but new patterns of satellite towns have started erupting in and around the cities, creating hitherto employment opportunities for the people residing in those cities. Coupled with this, the IT industries also change the educational patterns present in these specific urban city centers. For example, there has been rise of the STEM education in these cities, and the less preference is largely given to the social science studies. Also, with the rise of populations, certain regional aspirations have started developing in these cities, which sometimes can be seen in the cultural and ethnic clashes and conflicts which often erupts in these places. Coupled with this, the communication technology which dominates in these cities have also enhanced the productivity of these city people, changing not only their lifestyles but also promoting consumerism and conspicuous consumptions, where the focus today is showing one's status through consumptions, not largely the status is measured on the basis of your production activities. Often complex तो हो रहा है guys, simple तो नहीं होगा. सिंपल आंसर चाहिए तो मैं स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकता हूँ. ये क्लास को 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, कॉम्प्लेक्स रहेगा. अब किसी को कॉम्प्लेक्सिटी से डर है तो बोलो मैं सीधा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेता हूँ. अगर मेरे से एक स्टैंडर्ड आंसर एक्सपेक्ट करते हो तो दैट वुड बी एट अ डिफरेंट लेवल. अगर मैं सिंपली स्टैंडर्ड आंसर दूंगा तो आपका फायदा क्या होगा? आपको कनेक्शन के पॉइंट चाहिए. ये लेक्चर 5 बार देखोगे वो कनेक्शन बन जाएगा. हाँ, 5 बार से 2 घंटे वेस्ट होंगे, वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट होंगे आंसर राइटिंग में. स्टैंडर्ड 1 चलो सबके साथ स्टैंडर्ड 1 चलते हैं ताकि ज्यादा कंटिन्यू हो जाएगा. ठीक है, अगर किसी को और चाहिए कुछ स्पेसिफिक तो मुझे बता देना. सिर्फ इंट्रो बॉडी डिस्कस कर लूंगा, नॉट द एस्पेक्ट्स. क्यों? बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेजॉरिटी घबरा जाए आंसर राइटिंग से. सॉरी, इतना कैसे होगा? क्योंकि मेरा फ्लो में वैसे ही निकलता है, इट इज फास्ट. आई एम सॉरी. तो स्ट्रक्चर चलते हैं. स्ट्रक्चर में फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन आईटी टाउन्स. फिर पहले बताना सिटी का पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, सेटलमेंट पैटर्न क्या था, रिलीजियस पैटर्न्स क्या थे, नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या थी, जीडीपी या फिर सोशल प्रैक्टिसेस क्या थी. आईटी इंडस्ट्री आने के कारण टेक्नोलॉजी आती है. जब टेक्नोलॉजी आती है तो उस टेक्नोलॉजी के कारण होता यह है कि आपका वर्किंग तरीका चेंज हो जाता है, और जब वो वर्किंग तरीका चेंज होता है तो नई वर्कफोर्स इंक्लूड होने लगती है, कल्चर चेंज होने लगता है, रिलीजन चेंज होने लगता है. सिटी के ऊपर वो चेंज लिखनी है तुम्हें, ना कि ओवरऑल जनरल. बट विजयेश, एक चीज मैं आपकी डेफिनेटली अप्रिशिएट करूंगा, जो आपने टर्म्स यूज किए, कंज्यूमरिज्म या फिर जो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड आपने सिविक डिसएंगेजमेंट यूज किया, सारे यूज कर सकते हो, वहां पे कोई गलती नहीं थी आपकी. परफेक्टली वो वर्ड्स यूज करना बहुत एक मैग्निफिसेंट आंसर हो जाएगा. कंक्लूजन कैसे किया जा सकता है आंसर? कंक्लूजन के अंदर ये पॉइंट हाईलाइट करना कि आईटी इंडस्ट्रीज हैव लार्जली चेंज्ड द नेचर ऑफ सिटीज. यहां पे मैंने जो थियरी दी थी वो यूज करना कि फर्स्ट टाइम इंडिया में ये हो रहा है कि इंडस्ट्री से अर्बनाइजेशन टैकल हो रहा है. इससे पहले अर्बनाइजेशन बिना इंडस्ट्रीज हो रही थी. आज एटलीस्ट आईटी इंडस्ट्रीज आर प्रोपेगेटिंग और स्पीयर हेडिंग द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन. अब यार तुम लोग कंफ्यूज करते हो यार. पूरा बताओ, स्टैंडर्ड आंसर बोलिए. इसे कैसे चलेगा यार? कितनों को किस किस की डिमांड फुलफिल करूं मैं? क्वेश्चन समझा दूं? ठीक है, चलो और बढ़िया है. ये क्वेश्चन दिखता है, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन. मैं समझाता हूं क्वेश्चन, वापस नहीं पूछूंगा क्वेश्चन, ताकि समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और डिमांड क्या होनी चाहिए. शॉर्ट रखते हैं. डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन. डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन डिटेल. मैं बताता हूं फंसोगे कहां आप. अब फंसने का सबसे पहला पॉइंट यहां आता है, आप शिक्षा के बारे में डिस्कस करने लगोगे. यहां पे एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशन को कैसे इंप्रूव करना है. दैट इज नॉट द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. शून्य मार्क्स मिलेंगे वहां पे. तुम्हें सबसे पहले सिलेबस याद होना चाहिए था. एजुकेशन का पार्ट ही नहीं है पेपर 1 में, तो क्वेश्चन कहां से आएगा? अगर यहां पे पकड़ लिया होता पॉइंट तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन है पॉपुलेशन से. पॉपुलेशन एजुकेशन का मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट, पहले के टाइम से देखो तो फैमिली प्लानिंग, आज के टाइम से देखो तो सेक्स एजुकेशन प्लस फैमिली प्लानिंग. क्योंकि सेक्स एजुकेशन के बारे में भी लोग डिस्कस करते हैं कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव्स क्या है पॉपुलेशन एजुकेशन के. इंडिया में क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो बता दे रहा हूं. इंडिया का प्लान, पॉपुलेशन पॉलिसी आपको अच्छे से पता है. फर्स्ट 5 ईयर से स्टार्ट होता है, सेकंड 5 ईयर में क्लिनिकल अप्रोच, थर्ड 5 ईयर प्लान में एजुकेशन अप्रोच. तो पॉपुलेशन एजुकेशन अबाउट द पॉपुलेशन वाज स्टार्टेड विद द थर्ड 5 ईयर प्लान, वेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉपुलेशन एजुकेशन वाज मेकिंग कपल्स अवेयर अबाउट फैमिली प्लानिंग. इतना सा ही गोल था पॉपुलेशन एजुकेशन का, और यही गोल रिफ्लेक्ट होता है आपकी फर्दर पॉलिसीज के अंदर. आगे जाके ये पॉपुलेशन एजुकेशन फैमिली प्लानिंग से शिफ्ट होके फैमिली वेलफेयर पे आ जाता है, जो जनता गवर्नमेंट ने चेंज किया. फैमिली वेलफेयर के ऊपर अब नाउ यू स्टार्ट टॉकिंग. और ये क्या होता है इधर, यहाँ पे सिर्फ आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं बताई जाती थी, यहाँ पे अब आपको बताया जाता है न्यूट्रिशनल वैल्यूज, फूड हैबिट्स, हाथ धोना, XYZ, प्रेगनेंसीज और different types of sex educations with respect to adolescents or teenagers. So the goal of the population education has expanded over a period of time. But despite this, the population education, अब दूसरा पार्ट पे आते हैं, क्या मेजर्स है इसको अचीव करने के. ये पॉपुलेशन एजुकेशन को अचीव करने के लिए सरकार ने जो मेजर्स लिए वो थे क्लिनिकल स्टेरिलाइजेशन या फिर डॉक्टर सेंट्रिक मेजर्स के. हेल्थ एक्सपर्ट से लार्जली दे वांटेड टू चेंज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलेशन. आज जो अगर हमें ये अचीव करना है, the goal is largely can be achieved by largely going for population education, not just of couples but of students as well. स्टूडेंट्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा.
तो ये डायमेंशन इधर ऐड करना कि द अबव पॉपुलेशन एजुकेशन कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन वी लार्जली हैव pursue this population education to the student level, not restricting it to only the couples level. This was the demand. This should be the structure. Population education क्या होती है? Government की population education क्या रही गोल और उसको अचीव करने के मेजर क्या है? There are two ways. One, bringing the behavioral change, and that behavioral change should be at the level of both the children and at the level of the newly married couples. ये तरीका है population को, लेकिन हमने उल्टे अप्रोच से किया तो शायद वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. Is this clear? नहीं मेंटल हेल्थ नहीं आएगा. पॉपुलेशन एजुकेशन पूछा है इधर गाइस, हेल्थ के बारे में नहीं पूछा है. हर हेल्थ के एस्पेक्ट नहीं, वही हेल्थ के एस्पेक्ट जो पॉपुलेशन से कनेक्टेड है, बर्थ रेट से कनेक्टेड है. दैट्स द ओनली थिंग. सॉरी यार, समरी मैं नहीं दे पाऊंगा बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. दैट इज समथिंग व्हिच आई डोंट वांट टू डू इट. मेजॉरिटी अगर मुझे याद बोलते तो डेफिनेटली आई वुड हैव डन इट. हैज द कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी? एलॉबरेट योर आंसर विद इलस्ट्रेशंस. क्या स्टैंड लोगे, यस और नो? चलो, मेजॉरिटी हैव टेकन द स्टैंड नो, सम हैव टेकन बोथ. विल स्टार्ट विद मिस्ड इट. लॉस्ट इट्स कंट्रोल बट नॉट कंप्लीटली लॉस्ट. दैट वाज गुड. नॉट लॉस्ट बट चेंज्ड, दैट्स गुड. चलो देखते हैं क्या होता है इसमें. क्वेश्चन का डिमांड समझो पहले, वो आपको पैटर्न बताएगा आपको स्टैंड क्या लेना है. सिर्फ कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस देखते ही आप आंसर स्टार्ट कर दोगे लिखना, तो आंसर डेफिनेटली गलत है ये आपका. पूरा पढ़ो. क्या इट हैज लॉस्ट इट रेलेवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? इस मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए. अब जो स्टैंड लो उसे एलॉबरेट करना है विथ एग्जांपल्स. बिना एग्जांपल के आधे है आपका आंसर आधा है. तो लेट्स सी. ट्रेडिशनली इंडियन सोसाइटी थी मेजरली कास्ट सेंटर में थी. हर चीज कास्ट से रेडिएट हो रही थी, और इसके कारण अगर मैंने कास्ट समझ लिया तो मैंने रिलीजन के एस्पेक्ट, एथनिक के एस्पेक्ट, पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट, इंट्रैक्शन, डिस्क्रिमिनेशन सब समझ लिया. आज बहुत सारे डायमेंशंस है जो इक्वल इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को. अब इंडियन सोसाइटी सिर्फ कास्ट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझी जा सकती, सब चीजों को समझना पड़ेगा, तब इंडियन सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग होगी. जैसे हमने इसी क्लास के अंदर सोसाइटी को फैमिली से समझा, कास्ट से समझा, रिलीजन से समझा, सेक्युलरिज्म से समझा, या फिर फॉर दैट मैटर ट्राइब से समझा. सारे एस्पेक्ट समझे तब हमें फीचर समझ में आए इंडियन सोसाइटी के. तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो सही बोल रहा है. आई पर्सनली बिलीव यस, कास्ट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस. अगर सिर्फ कास्ट को मैं इधर लगाऊं तो इंडियन सोसाइटी के बहुत सारे एस्पेक्ट नहीं समझ में आएंगे आपको. इफ आई वुड हैव रिटन दिस आंसर, I would have gone with this. Caste has lost its relevance in contemporary time. In what? In understanding the Indian society. As the Indian society today are having multiple stratification and hierarchies. And since there are multiple other aspects equally dominating as caste, merely understanding India on caste is not relevant now. अब उधर मैं प्रूव करता, for example, the politics today not does only operate on the basis of caste, it also operates on the basis of religion. The position of one is not just determined on the basis of purity, the position is equally determined on the basis of your economic positions. The power today has become independent of caste as it is many times determined on the basis of language, ethnicity, development and etc. The development today is not determined on the basis of one's caste, rather than development is today determined on the basis of one's education access. Therefore, such a huge diversity today, such a different forms of equations today cannot be understood by merely taking caste as a central aspect of Indian society. And henceforth, the caste have certainly lost its relevance in understanding, in making us understand the essence of Indian society. But yes, caste still remains relevant in understanding the politics of the societies, and at the same time it does stand relevant as a form of differentiation or as a form of hierarchy in itself. इसको समझने के लिए तो relevant नहीं है कि इससे समझ में आ जाएगा, because there are things which are not with caste. लेकिन फिर भी कास्ट अपने आप में जरूर अहमियत रखती है इंडिया में. that lost, the caste does have lost its relevance in understanding Indian society, but it is not irrelevant in Indian society. एक कंक्लूजन दूं तो कास्ट से ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन कास्ट अपने आप में जरूर रेलेवेंट है इंडिया में आज भी. दिस शुड बी योर अप्रोच. यार अब आधे लोगों को क्वेश्चन और आंसर का लिंक नहीं समझ में आ रहा है. हे भगवान, कैसे बताऊं मैं. ये पूछ रहे हैं क्या यूपीएससी को सिर्फ सोशियोलॉजी से समझा जा सकता है, सॉरी ऑप्शनल से नहीं. वैसे ही क्या इंडिया को सिर्फ कास्ट से समझा जा सकता है? नहीं. पहले जा सकता था, हाँ. ये क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना था. और हमने कैसे किया? क्योंकि आपने सिर्फ पहली लाइन पढ़ ली और लिखना चालू किया, आपने कॉन्टेक्स्ट भूल गए. एंड दिस बिकम्स अ पॉइंट जहां पे शायद आप वो क्वेश्चन लिख देते हो जो शायद एक ज्यादा डिप्लोमेटिक होने लगता है, और आपके 20 के 20 क्वेश्चन में एक मिडिल स्टैंड चल रहा है. मैंने आपको बताया था कि कास्ट खत्म नहीं हुआ इंडिया में. मैं यहां पर भी बोल रहा हूं कास्ट खत्म नहीं हुआ है. लेकिन आप बोलो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या पूरी सोसाइटी कास्ट से समझ में आएगी? नहीं आएगी आज कास्ट से समझ में. आप और हम सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं जुड़े हुए हैं. वो वाला है यहाँ पे इलस्ट्रेशन. मैंने एग्जांपल दिए हैं. वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसे समझ में आएगी कास्ट से, क्योंकि वो रिलीजन पे भी चल रही है.
पहले सिर्फ कास्ट पे चल रही थी। पावर डेवलपमेंट कैसे समझ में आएगा? पहले कास्ट अपर कास्ट डेवलप था, लोअर कास्ट नीचे था। आज डेवलपमेंट के अंदर रिजर्वेशंस और ये सारे एस्पेक्ट समझ में आएंगे कास्ट से, लेकिन वो डेवलपमेंट जो नॉन कास्ट ग्राउंड्स पे हो रहा है वो कैसे समझ में आएगा? आज ये रिलीजन वाले इक्वेशंस को छोड़ दो, इकोनॉमिक वाले इक्वेशंस कैसे समझ में आएंगे? क्या इकोनॉमिक्स के बेसिस पे आज आपका और मेरा स्टेटस, मेरा एजुकेशन एक्सेस या मोबिलिटी नहीं डिटरमाइन हो रही है, वो क्या मैं कास्ट से पढ़ पाऊंगा? नहीं पढ़ पाऊंगा। ये एस्पेक्ट इज द पॉइंट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। समझ में आया क्वेश्चन का डिमांड क्या था? कीवर्ड्स वाले, चलो मैं फटाफट कीवर्ड बता देता हूं जो क्वेश्चन में आता है। इलस्ट्रेशन जब भी आए, दो चीजें होती है। इलस्ट्रेशन वर्ड कभी भी किसी क्वेश्चन में आए, अगर क्वेश्चन को डायग्राम में लगा सकते हो तो लगाओ, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं होता। जैसे सोशल साइंस में डायग्राम नहीं आते, साइंस में नॉर्मली इलस्ट्रेशन होती है। अब सोशल साइंस में क्या हो जाता है? इलस्ट्रेशन का मतलब एग्जांपल, दिखाओ कैसे है, ये दिखाना पड़ेगा आपको। अब साइंस में वो डायग्राम से दिखाया जा सकता है बिकॉज़ साइंटिफिक नेचर है, लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। यहां पे एग्जांपल से दिखाया जाता है। तो व्हेनेवर द क्वेश्चन इज ऑफ इलस्ट्रेशन, थंब रूल है, एग्जांपल के बगैर आपने से 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, एग्जांपल्स आने चाहिए। एलॉबरेट का मतलब होता है जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उस चीज को आपको एक्सपैंड कर देना है। इधर आपको स्टेटमेंट एक्सपैंड नहीं करना है, क्या पूछा है? आपका व्यू को एलॉबरेट करो, सिर्फ यस नो नहीं बोलना, यस इट्स नॉट लॉस्ट रेलेवेंट, एलॉबरेट दैट। उस एलॉबरेशन में एग्जांपल से बैक करो इस चीज को। दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स हियर। इज दिस पॉइंट क्लियर? नो मैप इंक्लूड नहीं होगा यार इधर। अब मैप आप चाहो तो कर सकते हो, मैंने सोचा नहीं इसके बारे में, सॉरी यार। आकृति, अगर मैप का कुछ आप बना सकते हो, लेकिन आप कैसे बनाओगे मैप कि यहाँ कास्ट है या एथनिसिटी है, वो जजमेंटल हो जाएगा। कास्ट हर जगह है, एथनिसिटी हर जगह है, वो साइड में नहीं होगा। ओके, रीजनलिज्म। डू यू एग्री? पहली चीज ये याद रख लेना, आप एग्री करते हो कि नहीं, यहां तक। मतलब आगे जो भी आएगा एक बार बंद कर देते हैं, उससे आप एग्री करते हो कि नहीं बताना आपको। तो मतलब आपको एक स्टैंड लेना है, क्लियर कट है, स्टैंड लेके चलना है आपको इधर। एक किस चीज पे लेना है? डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म, कहां पे सर? इंडिया में, appears to be consequence of rising cultural assertiveness. Argue. ध्यान से समझना, पूरा क्वेश्चन सॉलिड सा ट्रैप है, सॉलिड ट्रैप है इसके अंदर। डू यू एग्री? पहले तो पूछा किस चीज से एग्री करना, ये स्टेटमेंट दिया। रीजनलिज्म इन इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ कल्चरल असर्टिवनेस। के क्षेत्रवाद या रीजनलिज्म इसलिए आ रहा है कि लोग कल्चरली एग्रेसिव हो जा रहे हैं। लिया क्वेश्चन मार्क। आर्ग्यू करो, आर्ग्यू का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, नॉट फॉर। आपने अगर ये वर्ड आर्ग्यू आगे नहीं पढ़ा और सिर्फ इतना पढ़ लिया, आप अपना ओपिनियन देने लगोगे। इधर इधर पूछे नहीं है तुम्हारा ओपिनियन, इधर पूछा गया है इस क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट के खिलाफ आर्ग्यू करना है तुम्हें, और वो आर्ग्यू करके बताना है कि यू एग्री टू दिस, यू डोंट एग्री टू दिस, बिकॉज़ डू यू एग्री, इसके साथ आर्ग्यू करूंगा तो नॉट एग्री, पॉसिबिलिटी नहीं है। दो चीजें साथ दी आपको, जल्दीबाजी में सिर्फ ये पढ़ लिया या जल्दीबाजी में सिर्फ ये पढ़ लिया, तो दोनों तरफ दो आर्गुमेंट दे दोगे। यहां पे सिर्फ आर्गुमेंट देना है, फॉर की बात ही नहीं होगी, देना है कंक्लूजन में दे देना थोड़ा सा फॉर। आप में से कितने लोग इस स्टेटमेंट को काउंटर करके बता सकते हो राइट नाउ? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया रीजनलिज्म कल्चरल असर्टिवनेस के कारण हो रहा है आर्ग्यू। अब आर्ग्यू करने के तरीके होते हैं, ध्यान से समझना। अब यहां से तुम्हें समझ में आएगा कि आर्गुमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक डिबेट होती है, एक डिस्कशन होता है। डिस्कशन करनी चाहिए, डिबेट नहीं करनी चाहिए। क्यों? डिबेट के ऊपर एक चीज पकड़ ली ना, उसको पकड़ के खड़े रहते हो आप, ऐसा नहीं होता है। आर्ग्यू करना है तो फैक्ट पे करते हैं, तो वो डिस्कशन हो जाता है। अब सेम चीज को कैसे आर्ग्यू करना है आपको समझाता हूं। इंट्रोडक्शन में लिखना रीजनलिज्म क्या होता है, कॉन्सेप्ट को खोलो पहले। रीजनलिज्म रेफर्स टू एन आइडियोलॉजी वेयर द पीपल्स इंटरेस्ट बिकम सेंटर्ड अराउंड द रीजन। ठीक, फिर मैं तुम्हें बोलता हूं बार-बार, इंट्रोडक्शन में आंसर खत्म हो जाना चाहिए। इन द कंटेम्परेरी टाइम, सॉरी, regionalism refers to an ideology where the people's interests are centered around a particular region. In the earlier time when the population was homogeneous, regionalism was certainly the result of cultural assertiveness. But in contemporary time, due to strong heterogeneous societies, regionalism is more the result of heightened political consciousness. मैंने argument introduction में खत्म कर दिया. Yes, I'm arguing against it. It's a result of heightened political consciousness, not the result of cultural assertiveness. पहले agree कहते, पहले था, आज नहीं है. मैंने पहले उसे fact चिपकाया, फिर बताया कि देखो आज नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा, heterogeneous है, इसलिए पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। अब आगे बढ़ते हैं बॉडी में। बॉडी में क्या लिखोगे? देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ रीजनलिज्म, जो मैंने तुम्हें बताया, उनको एलॉबरेट नहीं करना है यहाँ पे, जस्ट एक मेंशन करनी है। देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ रीजनलिज्म, बट इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ रीजनलिज्म सर्टेन आइडेंटिटीज डू एग्जिस्ट, बी दैट linguistic, ethnic, tribal, religious, or etc. These identities does show that the immediate cause is cultural assertiveness or aggressiveness. But however, this cultural aggressiveness is largely manufactured through political debates or political aspects. Henceforth, the cultural assertiveness is just a tool used in order to largely pursue the power or change the power equations. Therefore, regionalism certainly involves cultural factors, but it is not the result of cultural assertiveness. The cultural assertiveness, although wherever it exists, it is manufactured, which can be considered as cold ethnicity built up by the charismatic political leaders or regional political parties throughout the world, or for that matter, India. For example, many times the policies such as Son of Soil, which took place in certain provinces in India, largely was not the result of cultural differences or assertiveness. It was largely created in order to achieve certain political aims. The same phenomena can explain the various movements present in the northeast India, where the tribals have the similar cultures, but they largely are demanding different lands, indicating it's not the result of culture, it is beyond the aspects of culture. Tribes सब same है, लेकिन similar type का culture है, same है, मतलब similar type के cultural ethos है उनके, similar type का development level है उनका, लेकिन फिर भी एक ट्राइब एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ा है। वो बताता है कि cultural assertiveness is not the point. The point is the getting hold of the maximum developmental benefits. Therefore, it's clear from the above argument that the regionalism does have increased in contemporary India, but this reason is not because of the
cultural threat or the threats perceived by the culture, it is more the result of the politicization of development and cultural identities. मैंने काउंटर आर्गुमेंट भी कर दिया और कल्चर की इंपॉर्टेंस को भी पूरे आंसर में बरकरार रखा, बट सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी, प्राइमरी मैंने पॉलिटिक्स को दी जो ये मान रहा है आर्ग्यू करने के लिए मुझसे यहाँ पे। इज द पॉइंट क्लियर? क्वेश्चन से एक लाइन नीचे नहीं आना चाहिए, जो क्वेश्चन है ना इसी पे हिट करते रहो आप, और एग्जामिनर उसी में फंसे के रहेगा तुम्हारे। जैसे मैं कल्चर से उतर के किसी और एस्पेक्ट पे आ जाता, एग्जामिनर को लग रहा मैं भटक रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था, नहीं नहीं ये नहीं पूछा था मैंने कल्चर को फोकस में रखा, पॉलिटिक्स के थ्रू कल्चर एक्सप्लेन किया और उधर भी एग्जांपल्स दिए, आर्ग्यू भी कर दिया और साथ ही साथ में कल्चर को इंपॉर्टेंट भी बता दिया कि असर्ट हो रहा है लेकिन वो सिर्फ एक जरिया है, एग्जैक्ट नहीं है। जैसे 1857 के रिवोल्ट को जब पढ़ोगे हिस्ट्री में तो इमीडिएट कॉज उसकी क्या थी? ग्रीस्ड राइफल्स, जहां पे काउ के फैट के कारण वो कुछ लगाया जाता था, उसके कारण रेबल हुआ। लेकिन क्या वो राइफल्स या फिर वो एम्यूनेशंस थी कॉज? पहले का फ्रस्ट्रेशन जो बिल्डअप हो चुका था, चाहे वो अवध हो चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, वो था मेजर कारण। वो सिर्फ एक फायर ऐड कर रहा है उसमें। वैसे यहाँ पे सिर्फ एक बेस बन रहा है जहाँ पे लोगों को साइड में साथ में लाया जाए, रीजन कहीं अंदर कुछ और है। तो आई होप दिस इज क्लियर। वुमेन का क्वेश्चन दूसरा नहीं करूंगा यार। व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस? ये चैलेंजेस मैंने आपको सीधा दिया था, वो पीपीटी भी अगर रही ना तो आपके वुमेन्स के क्वेश्चन सारे सॉल्व है। आइडेंटिटी के फॉर्म में, एजुकेशन में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, या फिर मोबिलिटी में क्या है, या फिर पॉलिटिक्स में क्या है, हर वायलेंस में क्या है, हर एस्पेक्ट, हर चैलेंज दो भी लिखोगे आपके 250 वर्ड हो जाएंगे। इधर 1857 का एग्जांपल दे सकते हो इधर, इनफैक्ट जो मैंने कल्चर वाला दिया उधर। आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी? ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया है शायद किसी से इधर। हैव वी डिस्कस दिस कि लोकल आइडेंटिटी ग्लोबल आइडेंटिटी से लूज हो रही है? अगर कर लिया तो दूसरा करता हूं, नहीं तो नहीं किया, चलो करते फिर। आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी? कहने का मतलब डिस्कस पूछा है, डिस्कस का मतलब क्या होता है? डिस्कस जिस क्वेश्चन पे भी आए, डिस्कस तब किया जाता है जहां पे दोनों की चीज, दो आर्गुमेंट जो होते हैं किसी भी टॉपिक के, दोनों डिटेल में होने चाहिए, बिना फेवर किसी को किए हुए। पहला एस्पेक्ट क्या लिखना है? दोनों आर्गुमेंट एज इट इज प्रेजेंट करोगे आप, सब ये है सब ये है। प्रेजेंट करने के बाद में कंक्लूजन जब लिखो, बिना आप एग्जामिनर को लगना नहीं चाहिए आप इसके साथ हो या इसके साथ हो। डिस्कस है, डिबेट में स्टैंड लिया जाता है, डिस्कस में भी जनरली डिस्कसिंग कि क्या लगता है यार कौन जीतेगा इलेक्शन, या क्या लगता है कि इंडिया का पोजीशन इस क्रिकेट मैच में क्या रहेगा, डिस्कस हो रहा है, स्टैंड नहीं लिया जा रहा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नो स्टैंड इज टेकन टिल द टाइम यू फिनिश योर बॉडी। पता नहीं चलना चाहिए एग्जामिनर को स्टैंड। जब बॉडी पूरी खत्म करो, कोई भी क्वेश्चन हो डिस्कस का, जब पूरी बॉडी खत्म कर लो, डिस्कशन खत्म हो जाए, वो दोनों एस्पेक्ट के या जितने एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड, 3 भी हो सकते हैं 5 भी हो सपोज, सारे खत्म हो जाए, तब कंक्लूजन में आप एक स्टैंड नहीं लोगे, एक मिडिल पाथ लेके चलोगे। नो स्टैंड इज रिक्वायर्ड हियर। आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कोलैबोरेट करके बोलोगे कि देखो वी डू अंडरस्टैंड दिस बट एट द सेम टाइम वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस एग्जिस्ट। स्टैंड लिया मैंने कि वी डू सी दैट द लोकल कल्चर्स आर लार्जली गेटिंग चैलेंज्ड बाय द ग्लोबल कल्चर्स, बट द लोकल कल्चर हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस एंड द ग्लोबल कल्चर हैज इट्स ओन स्फीयर ऑफ ऑपरेशन। ऐसा लेता अगर मुझे स्टैंड इधर लेना पड़ता तो। क्यों स्टैंड नहीं है, मैंने दोनों के तत्व रखने उधर, तो नो स्टैंड हैज टू बी टेकन एज फार एज द क्वेश्चन कम्स ऑन डिस्कस। इज द पॉइंट क्लियर? बीच में छोड़ो कि हाँ ठीक है लोकल कल्चर्स के कुछ एस्पेक्ट्स थ्रेटन हुए हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये समझना है लोकल कल्चर की अपनी इंपैक्ट है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसका अपना तवज्जो है। ग्लोबल कल्चर अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं खड़े हैं, और खड़े भी हैं तो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करते हैं। ये मेरा स्टैंड होता, सपोज मैं ये क्वेश्चन लिख रहा होता कंक्लूजन में कि नहीं नहीं अच्छा है, बुरा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी? क्या खो रहे हैं? शॉर्ट में डिस्कस करता हूं। पहली चीज स्टार्ट करता मैं ये क्वेश्चन कॉमन पॉइंट से। कॉमन पॉइंट क्या है? आइडेंटिटी। पहले बताओ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है? Once you are done with the identity, इसको कनेक्टिंग पैराग्राफ से कनेक्ट करोगे और उधर बताओगे आइडेंटिटी होती क्या है, बता दे रहा हूं। आइडेंटिटी लार्जली रेफर्स टू द आइडेंटिटी। अब यार 3 टाइप की आइडेंटिटीज होती है, एक सोशल आइडेंटिटी, एक एनलाइटेंड आइडेंटिटी, सिंपल वर्ड रखता हूं, एक सोशल आइडेंटिटी, एक साइकोलॉजिकल आइडेंटिटीज और एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज। 3 लेवल की आइडेंटिटीज होती है आदमी के पास। साइकोलॉजिकल मतलब जो आपकी अवधारणा है, आपकी इमेज है खुद की। सोशल आइडेंटिटी होती है जो रोल आप परफॉर्म करते हो, जैसे कोई आईएएस है, कोई फादर है, कोई मदर है, वो सोशल आइडेंटिटी है आपकी। कोई आइडेंटिटी ऑफ फादर की नहीं है, मैं फादर हूं, सोशल आइडेंटिटी आपकी। एक होता है आपका व्हाट यू कॉल एज द एक साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी, एक सोशल आइडेंटिटी, एक बायोलॉजिकल। यूथ हो, तमिलियन हो, मतलब सॉरी तमिलियन नहीं, यूथ हो, मेन हो, वुमेन हो, ये बायोलॉजिकल आइडेंटिटी आपकी। अब मैं कॉमन पे लिखूंगा बिकॉज हमें डीप सोशियोलॉजी नहीं लिखनी है इधर। आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स व्हिच प्रोवाइड्स द वेरियस वैल्यूज अपॉन व्हिच वन लीड्स हिज लाइफ। आइडेंटिटी वो चीज होती है जो आपको वैल्यूज प्रोवाइड करती है टू लीड वंस लाइफ, वो आपकी आइडेंटिटी है। सो आइडेंटिटी समथिंग व्हिच इज self generated as well as socially created, दोनों होता है उसमें एस्पेक्ट। The identity since the time the history has been written have had deep impact with the local culture of its। जब से हिस्ट्री लिखी गई है तब से लोकल कल्चर के साथ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी का कनेक्शन रहा है। आपकी आइडेंटिटी हमेशा आपके देश, आपकी भाषा, आपके कल्चर, उनसे निकली आइडेंटिटी, चाहे वो सिटी स्टेट्स ले लो, रोमन टाइप के से, या आज के टाइम की ग्लोबल वर्ल्ड ले लो। इन कंटेम्पररी टाइम द कनेक्शन बिटवीन दोज कल्चरल आइडेंटिटीज have been challenged by the global aspiration। मैंने क्वेश्चन तक लाके छोड़ा इंट्रो में कि आज के टाइम में कुछ क्वेश्चंस है कि ये आइडेंटिटी जो कल्चर से आ रही थी वो खत्म हो रही है विद ग्लोबल एस्पिरेशंस, ग्लोबल कॉन्शियसनेस। अब आता हूं बॉडी पे। बॉडी पे आपको लिखना है कि आर दीज आइडेंटिटी थ्रेटनिंग। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ बॉडी लिखेंगे हाउ दिस इज थ्रेटनिंग ग्लोबल आइडेंटिटी, थ्रेटनिंग लोकल आइडेंटिटी। एक एग्जांपल जो हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण
हमारा जो कल्चरल रिचुअल स्पीयर्स है वो थ्रेटन हो रहा है, सेक्युलराइज हो रहा है, जो हमने रिलीजन में डिस्कस किया, जो आपकी लोकल आइडेंटिटी को टार्निश कर रहा है या फिर एटलीस्ट हर्ट कर रहा है। खत्म मत लिखना, चैलेंज लिखना। काउंटर एग्जांपल के लोकल आइडेंटिटीज कई बार ग्लोबल आइडेंटिटीज को डेवलप नहीं होने देती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में मॉडर्निटी को ट्रेडिशनलाइज कर दिया गया बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लोकल आइडेंटिटीज, द ग्लोबल आइडेंटिटीज लार्जली कुड नॉट डेवलप। फॉर एग्जांपल कि इंडिया में जब सेम सेक्स मैरिज अब नहीं लिखूंगा मैं, सुप्रीम कोर्ट वो नकार चुकी है तो नहीं लिखेंगे अब। फॉर एग्जांपल, इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप्स तो आए ग्लोबल आइडेंटिटी, लेकिन इन लिव इन रिलेशनशिप में भी कास्ट बेस्ड लिव इन रिलेशनशिप्स रहे। समझ में आया पॉइंट? लिव इन में रह रहे हो लेकिन सेम कास्ट की लिव इन होनी चाहिए, या सेम रिलीजन ले लो, या जो आपको समझ में आए वो ले लो। तो हुआ क्या, आपका लोकल आइडेंटिटी इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो ग्लोबल आइडेंटिटी भी जो डेवलप हुई ना वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाई, वो लिमिटेड हो पाई। इसके बाद में लिखूंगा, बट सर्टेन स्पीयर्स में कल्चरल लोकल आइडेंटिटीज हैव लार्जली बिकम अ ग्लोबल आइडेंटिटी। पहले मैंने लिखा कि कैसे ये चैलेंज हो रही है, सेकंड मैंने लिखा कैसे ये इसको डेवलप नहीं होने दे रही है, और थर्ड मैं लिख रहा हूं कि ये लोकल आइडेंटिटी ही ग्लोबल बन गई। इधर एग्जांपल लिखना कि कैसे लोकल कल्चर ऑफ इंडिया इज नाउ बिकमिंग द ग्लोबल कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। एग्जांपल, इस्कॉन, रिवाइवलिज्म, योगा, इंटरनेशनल योगा डे है, आयुष, वेरी गुड एग्जांपल। कैसे वो ग्लोबल बन गया एक लोकल। अब जब तीनों खांचों में आपने पूरा डिस्कस कर लिया, द एग्जामिनर इज क्लियर, आपने ओपन हार्टेडली सारे एस्पेक्ट्स खोल के इसके डिस्कस किए हैं, यू हैव नॉट टेकन अ स्टैंड हियर, एंड हेंस ऑन द बेसिस ऑफ सच अ ह्यूज on the basis of the above equations, we can see that in India, at least in the West, when the global identities are vaporizing local identities, in India, the global and local are having love-lust relationships, where sometimes the local becomes empowering and sometimes it is the global which dominates over the local identities. Simple. समझ में आया? थोड़ा कंफ्यूजिंग, अरे यार इतना सिंपल बोलता हूँ तो भी कंफ्यूजिंग है। यार अब इससे ज्यादा नहीं कंफ्यूजन दूर कर पाऊंगा मैं, सॉरी। कंक्लूजन बताया ना गाइस यार, कंक्लूजन है कि इन द वेस्ट, थोड़ा फास्ट सुनो आप कंक्लूजन। Hence, on the basis of the above equations, we see that in the West, when the local cultures were threatened because of the global cultures, in India, the relationship is not unidirectional. In some, the relationship largely remains of, is multidimensional in India, where sometimes the global identities have challenged the local identities, and on the other hand, sometimes the local identities have superimposed themselves over the global identities. However, whatever be the relationships, the end result within the Indian society has been that whether it is domination of this over this or this over this, overall, the India has become much more rational, much more secular, and much more integrated. ऐसे कुछ लिखते। This could be your conclusion. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और कौन-कौन से क्वेश्चन है? Discuss the positive and the negative impact of globalization of women. देख लो, women कितनी बार पूछा है तुम्हें, वो पीपीटी बहुत अच्छे से करके जाना। और अभी बस दो क्वेश्चन को मिला दिया, ग्लोबलाइजेशन से वुमेन पे पॉजिटिव क्या है, वुमेन पे नेगेटिव क्या है। वुमेन के ऊपर आप पिंकिफिकेशन वाला जॉब, फेमिनाइजेशन, वेज डिस्पैरिटीज, अनएजुकेटेड एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, सारी चीजें आपके पास है, वो सारे आराम से फिट कर लेना इधर। आई डोंट थिंक इट विल बी अ प्रॉब्लम। डिबेट द इशू ऑफ वेदर एंड हाउ कंटेम्पररी। चलो थोड़ा सा डाउट ले लेता हूं आधे घंटे, अब काफी क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, कहीं ना कहीं बीच में फिर मिलता रहूंगा क्लास में तुम सबसे, कभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। डेफिनेटली आई सी यू इन द क्लास, बट रिमेंबर थिंक इट वाज रियली माय प्लेजर टू टीच यू ऑल। मजा आया इस क्लास में, बीच में बहुत कंट्रोवर्सीज भी हुई, काफी डिबेट्स हुए, काफी डिस्कशंस हुए, बट आई एंजॉयड दैट। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास एज वेल। सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स यू विल हैव अ न्यू सब्जेक्ट, बट रिमेंबर सब्जेक्ट कोई सा भी हो, एट द एंड काम आता है परसेप्शन। मैंने ऑलमोस्ट सारे आंसर्स में वही कंटेंट यूज किए, थोड़ा से प्रेजेंटेशन अलग कर दिए होंगे, कंटेंट वही काम आएगा, नजरिया चेंज करते रहना, और एटलीस्ट पिछले आधे घंटे में ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन को ब्रेक करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक बार सही ब्रेक किया, सही दिशा में चलेगा, रॉन्ग ब्रेक किया, कहीं और चलता जाएगा वो आंसर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फ्लैम्बॉयंट कैरियर, एंड इफ देयर इज एनीथिंग फॉर व्हिच आई कैन बी हेल्प ऑफ यू एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न्ड, डू ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन दिस। आज मैं सबको एक साथ अनम्यूट कर रहा हूं, बस सिंसियर रिक्वेस्ट है। कई बार कुछ लोग हो सकते हैं कि अपना डाउट हो गया, जानबूझ के अनम्यूट करके रखे हैं ताकि दूसरों का नहीं हो। ये मेंटालिटी तो शायद हमारे किसी के अंदर भी हो तो अच्छी नहीं होगी। तो अगर डाउट हो जाए म्यूट कर लेना ताकि बाकी स्टूडेंट्स का डाउट टैकल हो जाए। आज लास्ट क्लास है, आई विल नॉट बी एबल टू टेक दोस डाउट्स द वे वी आर टेकिंग हियर आफ्टर दिस, एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एज मेनी डाउट्स करूं। क्वेश्चंस के फॉर्मेट में नहीं डिस्कस करूंगा, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, बाकी लोगों के डाउट रह जाते हैं। आपके ऑप्शनल्स के कोई डाउट है, मैं एक लाइन में आंसर दूंगा, उसको एलॉबरेट नहीं कर पाऊंगा। प्लीज कोई टॉपिक से डाउट है, किसी कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, मुझे पूछो, आई विल क्लैरिफाई। सबको अनम्यूट कर दिया मैंने, नाम पहले बोलना, गुड इवनिंग, हेलो सब चलता रहेगा गाइस। नाम? खुशी, खुशबू, सॉरी खुशबू। सर सोशल एम्पावरमेंट की जो नोट क्राफ्ट में मिले हैं, हाँ, उसमें सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के अंदर बता रहा है चिल्ड्रन। क्या है? चिल्ड्रन, सोशल एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सर सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के अंदर, हाँ, सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप के अंदर चिल्ड्रन आता है, चिल्ड्रन आता है, वल्नरेबल सेक्शन, ट्रांसजेंडर्स। ओके सर तो चिल्ड्रन का यहाँ पे जो पॉइंट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो मुझे समझ नहीं बताओ। थोड़ा explain कर सकते थोड़ा करूंगा प्लीज, खुशबू जल्दी से बताओ पॉइंट क्या है। हैं? Yes, अरे कुछ पॉइंट है क्या? सर कैसे लोग पूरा ऐसे ही जो बाकी गाइस म्यूट कर लो यार, देखो फिर सबको अनम्यूट करते यही हो जाता है। हाँ हेलो, यस सर मैं ये पूरा रीड करके बताऊं आपको? पूरा बड़ा है, कुछ जो पॉइंट कंफ्यूजन है वो रीड कर दो, मैं ट्राई करता हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में समझाने की। सर ये है चिल्ड्रन
childhood as a protected and extended period of life owes its recognition to popular welfare struggles fought by the working classes in the context of the profound changes brought about in their lives by the Industrial Revolution during the 18th and 19th centuries. राइट The history of childhood has नहीं यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ में आया आपको? सर मुझे ये पूरा पॉइंट समझ नहीं यहाँ तक पहले समझा दे रहा हूँ गाइस, बाकी प्लीज अनम्यूट मत करो यार। इसके पास सिर्फ एक ही लाइन नहीं एक मिनट यहाँ तक, एक सेकंड, फिर वो मेरे दिमाग से लाइन निकल जाएगी खुशबू, इट्स बिग, आई कैन नॉट जस्ट रिकलेक्ट द एंटायर थिंग। यहाँ तक ये बोल रहा है इट्स नॉट अ कंटेंट, ये आपको बैकग्राउंड दे रहा है। जैसे कई बार मैं स्टार्ट करता हूँ ना कोई टॉपिक, ये बैकग्राउंड में ये बोल रहा है कि जो चाइल्ड का स्ट्रगल है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट होता है। गाइस अगर मैंने सिंगल अनम्यूट किया तो मैं 10 डाउट लूंगा, और अगर आप थोड़ा सा रेस्पेक्ट दिखा सकते हो, खुद को म्यूट कर सकते हो, तो मैं सबके डाउट ले लूंगा। प्लीज गाइस जिसका भी साउंड आ रहा है, खुशबू मैं पहले आपका डाउट टैकल कर लेता हूँ, हैंड रेज कर लो, जितना पॉसिबल होगा उतना ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। खुशबू द पॉइंट देयर वाज जस्ट अ बैकग्राउंड स्टेटमेंट। कहां क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लिखा जाता है यहाँ पे? द रीजन बीइंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एक्चुअली चाइल्ड का स्ट्रगल स्टार्ट होता है। कैसे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ ये कि इंडस्ट्रीज बाहर डेवलप होने लगी, तो अब घर से बाहर जाके काम करना पड़ा, और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस होती चली गई, वुमेन भी घर से बाहर जाके काम करती थी, नाउ देयर वाज नो पर्सन टू सोशलाइज दिस चाइल्ड। ये बैकग्राउंड है उस पर्टिकुलर पॉइंट का। तो खुशबू आगे वाली लाइन अगर मुझे बतानी है तो प्लीज रेज योर हैंड, मैं देख लेता हूं, इफ इट इज दैट आई विल टैकल दैट। अलीशा, मेघा, अमनदीप, खुशबू। ठीक है खुशबू आप अपना क्लैरिफाई कर लो, फिर अलीशा, मेघा, अमनदीप। ठीक है Okay, sir. Sir, the second line was the history of childhood as a modern concept is embedded in the narrative of the modern welfare state. हाँ, because modern welfare state ये चाहता था कि the justice should be present to everybody and they had expanded its functions to largely ensure the welfare of all the people present. तो जब ये child industrialization के कारण जब women and the men started working in the industries, now it was state believed that it is the duty of the state in order to ensure the welfare of that child, चाहे उसका sexual protection या reproductive protections या physical protections or emotional or psychological well-being. So this is a background part. It's not a content. Are you understanding the point? Just giving us a background of हाँ, how it started. how it actually started, and if you can remember this, ये आंसर में काम नहीं आएगा, but just एक आइडिया रहनी चाहिए कि ये स्ट्रगल पहले नहीं थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, बिकॉज़ घर में काम होता था तो चाइल्ड वाज नेवर वल्नरेबल। Yes, sir. This and sir, एक maybe it might sound a little silly, but हाँ बताओ। just a question कि अगर एग्जाम के टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन हमें समझ ना आए, we are not able to identify कि क्या पूछ रहा है, तो क्या किया जा सकता है? आपको एग्जांपल देता हूं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन 2012 जब मैंने लास्ट मेंस दिया था, मेरा एक क्वेश्चन था करप्शन के ऊपर, और टेक्निकली मैंने चौथे बार देना था वो चौथे बार दिया था वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन का मेंस। मैंने मेंस पब्लिक इंस्टीट्यूशन से मुझे करप्शन का वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया टेक्निकली, और मेरे को लिटरली फोर्सफुली छोड़ना पड़ा वो क्वेश्चन, बिकॉज़ अंटिल अनलेस मुझे पता है कि वो मुझे कुछ नहीं पता वो कैसे आना है। अब आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू लीव इट। द फैक्ट रिमेंस दिस, अगर आप कहानियां लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, और वो कहानियों के चक्कर में 8-9 मिनट खराब हो गए तो बाकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। इस सर्कमस्टेंसेस में किया क्या जाता है, जो क्वेश्चन आपको हाफ हार्टेडली आ रहे हैं उस पे ज्यादा 5 मिनट लगा दो, ताकि थोड़ा सा बेटर क्वालिटी हो, ताकि यू आर श्योर यू विल गेट बेटर मार्क्स हियर। इधर तो श्योर नहीं मिलेगा मार्क्स। So like prioritize भी करना पड़ेगा 100% definitely you would have to, because there are chances when sometimes there are certain facts are there which we don't have an idea of. Thank you, sir. Thank you. Next अमनदीप, यहाँ कोई थे 2-3? अमनदीप, हाँ हेलो अमनदीप बताओ। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर सबसे ज्यादा मुझे टाइम लगता है इंट्रो में या कंक्लूजन में, तो इन दोनों में क्या लिखा जा सकता है? ना यार ये थंब रूल नहीं होगा अमनदीप, सॉरी। ये कैसे थंब रूल दो? आपने इतने इंट्रोडक्शन मेरे से देखे, मैं आपको एक रूल दे सकता हूँ थंब रूल, अगर आप कोशिश करो तो डेवलप हो जाएगा वो। ठीक है, वो 2 थंब रूल होते हैं इंट्रोडक्शन के। वर्ल्ड में कोई भी इंट्रोडक्शन हो इन्हीं 2 तरीकों से लिखा जाता है। ये मेरा पर्सनली मानना है, ये मेरा ओपिनियन है। पहला होता है अगर कोई भी चीज कांसेप्ट पे आई है तो उसकी डेफिनेशन से ही सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन है। जैसे मैंने रीजनलिज्म के क्वेश्चन को रीजनलिज्म से डिफाइन किया, वुमेन एम्पावरमेंट के क्वेश्चन को एम्पावरमेंट से स्टार्ट करूंगा। और अगर मान लो कोई कांसेप्ट ही नहीं आता है कि टू व्हाट एक्सटेंट अ पर्टिकुलर लेट्स अज्यूम डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स नहीं डिस्कस द वेरियस डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सपोज, कुछ ऐसा है। या फिर व्हाट इज द पॉपुलेशन पॉलिसी व्हिच द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड सिंस इंडिपेंडेंस, सपोज इंडियन सोसाइटी से दूं। कोई कांसेप्ट नहीं है पॉपुलेशन। अब ये क्वेश्चन जिसमें कांसेप्ट नहीं आते हैं उनका क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन मैं जो फॉलो करता था थंब रूल बैकग्राउंड से करो। जैसे आपने पीपीटी में भी एक स्टूडेंट ने चाइल्ड वाला पूछा तो बैकग्राउंड दिया हुआ है उधर, वो बैकग्राउंड उधर इंट्रोडक्शन में काम आ जाता है। तो इफ इट्स अ कांसेप्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द कांसेप्ट और द मीनिंग ऑफ द कांसेप्ट, एंड इफ इट्स नॉट अ कांसेप्ट स्टार्ट विद द बैकग्राउंड। तो ए पूछा है तो ए से एक स्टेप पहले से स्टार्ट करो वो क्वेश्चन, दैट वुड बी द बेस्ट इंट्रोडक्शन फॉर दैट। एंड सर कंक्लूजन के लिए कंक्लूजन के अंदर नॉर्मली कंक्लूजन अब कंक्लूजन डिपेंड करता है एलॉबरेट है, एलिसिडेट है, क्रिटिकली एनालाइज है, कैसा होता है, बट फिर भी एक जस्ट थंब रूल दे रहा हूं, हर जगह लागू नहीं होगा जैसे इंट्रोडक्शन का होता है। कंक्लूजन में नॉर्मली समराइज मत करना, डोंट समराइज द एंटायर आंसर, रेदर देन कंक्लूजन इन पेपर 1 शुड बी, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखे हो तो थोड़ा सा उसकी लिमिटेशन पे जाओ। पेपर 1 इंडियन सोसाइटी वाले पेपर में, पेपर 2 जो पॉलिटी ऑफ गवर्नेंस है वहां पे कंक्लूजन का थंब रूल होता है वे फॉरवर्ड से होना चाहिए, सजेस्ट द रेमेडियल मेजर्स। पेपर 3 के अंदर स्कीम्स पॉलिसी ज्यादा डोमिनेट करती है तो एनालिसिस से होना चाहिए कि डिस्पाइट द स्कीम्स वी डू सी दैट द एनालिसिस हैव लार्जली पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। ये 3 तरीके के कंक्लूजन अलग-अलग पेपर पे है, लेकिन एक थंब रूल किसी क्वेश्चन का नहीं है कि पेपर 1 में सारे ऐसे ही कुछ ऐसा। पेपर 1 थोड़ा सा आप ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्रिटिकल रखूंगा मैं, और अगर पेपर 2 है तो मैं हमेशा वे फॉरवर्ड से कंक्लूड करूंगा। एंड माय सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये नहीं समझ में है कि यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में क्या एक सेकंड यूनिवर्सिटी, अब यार तुम पहली क्लास में पहुंच जाते हो सीधा यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी ये क्या है यार? आपने फर्स्ट क्लास अरे यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी कैसे बोला होगा मैंने, पता नहीं कुछ और लिखा होगा। यूनिटी क्या? यूनिटी सर। ओह ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है, ये मतलब समझाना है क्या इसका मतलब? नो सर, ये दोनों जो टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी, इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है? किस तरह से किसी को बता सकते हैं दोनों अलग? Okay, unity in diversity means that despite having different people, we are different, belonging to different culture, we are united together. Unity in diversity, ये 5 अलग है लेकिन united है, ठीक है? ये क्लियर है? यस सर। Diversity in unity का मतलब है कि people are united within the country, but they are united on different grounds.
diversity in unity. Some are united on the basis of Bollywood, some are united on the basis of political parties, some are united on the basis of economic ideologies, some are united on the basis of their alumni status, IITs, IIMs और कुछ भी ऐसा. अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से united हैं. Diversity in unity. No single factor brings unity. Multiple factors के basis पे लोग united है. समझ में आया? Okay, sir. Now clear. बताओ. Thank you so much, sir. Thank you guys. Next. अलीशा सर, अलीशा बताओ. सर Good evening. सर पहले कल से क्वेश्चन था, कल का क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन से सर आपने इंपैक्ट बताया था, पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट और एक सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट. Sociological importance ये क्या बता दिया मैंने इधर कि जैसे सर आपने ये बताया था कि ये इंपैक्ट किसी सोशियोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी, आइडियोलॉजी. ओके अर्जुन अप्पादुराई. यस सर, उसमें एक टर्म था इन पीपल एथनोस्केप इन चाइना. इसका एथनोस्केप्स का मतलब होता है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ पीपल इज फ्रीली अलाउड. आ जा सकते हो. अब चाइना के अंदर एथनोस्केप्स वाला ग्लोबल इस लेवल पे ग्लोबलाइजेशन हुआ है चाइना में. लोग चाइनीज बाहर भी जाते हैं, बाहर से लोग चाइना में भी आके रहते हैं. तो चाइना इज ओपन फॉर पीपल एंड इट आल्सो ओपन फॉर देयर कंट्री मेंबर्स टू लीव द कंट्री एज वेल. एथनोस्केप्स. फाइन हेंसन वगैरह मोनेस्ट्रीज के लिए. हाँ पहले के जमाने में तो सभी थे. मैं आज की बात कर रहा हूँ, पहले नहीं. फाहिन तक मत ले जाना ये ग्लोबलाइजेशन यार. फाहिन ह्यूएनसांग वहां तक नहीं जाना है. मतलब आज की बात कर रहे थे हम, आज के चाइना की. सर वन मोर क्वेश्चन सर, जैसे मैंने पेपर में पढ़ा करप्शन. हाँ. अभी जैसे सीबीआई का 60th एनिवर्सरी था, डायमंड जुबली का. ठीक है. तो उसमें सर सीएम ने स्टेटमेंट दिया कि करप्शन इज नॉट एन ऑर्डिनरी क्राइम, इट स्नैचेस द राइट ऑफ द पुअर, इट बिगिट्स मेनी अदर क्राइम्स. इस टाइप का सर, तो इसको क्या हम अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं? परफेक्टली यूज हो सकता है. पेपर 2 जब सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी पढ़ते हो आप, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स पढ़ते हो आप, बहुत अच्छे से यूज हो सकता है. और इनफैक्ट इंट्रोडक्शन की जगह आप ये वे फॉरवर्ड में भी यूज कर सकते हो. सर और मोर लाइन है कुछ फॉरवर्ड में अगर यूज करना हो तो उसको ऐसे कर सकते हैं जैसे करप्शन प्रमोट नेपोटिज्म एंड डायनेस्टी. नहीं फिर तो वो नॉर्मल हो जाएगा. आप इसको नॉर्मली यूज करना तो ये बोलो करप्शन इज नॉट जस्ट अ क्राइम, इट्स अ मोर heinous crimes as it is committed by the people who are largely meant to be trusted. अगर अपने वर्ड्स में लिखना है तो करप्शन ज्यादा बड़ा क्राइम इसलिए है क्योंकि वो लोग कर रहे हैं जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं. सर और एक क्वेश्चन था सर, नोमैड्स और ट्राइब्स में क्या अंतर है? Nomads is a form of tribe. कुछ ट्राइब्स होते हैं जो नोमैड्स होते हैं. नोमैड्स वो ट्राइब्स होते हैं जो दे नेवर सेटल डाउन, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे इंडिया में कई बार आप बंजारा सुने होंगे, बंजारा कम्युनिटी, वो एक नोमैड है. दे कीप ऑन ट्रैवलिंग, दे डू नॉट सेटल डाउन परमानेंटली एट अ पर्टिकुलर प्लेस. और सर एक क्वेश्चन था, क्लास कोर्स देते हैं और क्लब्स जो, उसके अलावा सर एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है? एनसीईआरटी पढ़ने से थोड़ा सा क्या है कि एक बेसिक और स्ट्रांग हो जाता है, इसीलिए. और छोटी है इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट नॉन सोशियोलॉजी वाले तो पढ़ो, अच्छा रहेगा. नेक्स्ट. थैंक यू. मेघा शर्मा हियर सर. मेघा बताओ. सर आज की क्लास से छोटे-छोटे कुछ डाउट्स हैं. प्रिज्मेटिक सिटी का शायद आपने नाम लिया था. प्रिज्मेटिक सोसाइटी, अरे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टर्म है. हाँ बताओ. तो वो एक बार बता दीजिए फिर से. प्रिज्मेटिक सोसाइटी इज कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशनल सोसाइटी. ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच की सोसाइटी को प्रिज्मेटिक बोलते हैं. जैसे नॉर्मली क्या होता है, उन्होंने वो स्कॉलर का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, फेमस है. लाइट की रेज आती है, ऐसे डिफ्रैक्ट होती है, फिर अलग अलग कलर विगॉर में आ जाती है, राइट. तो यहाँ पे वो मॉडर्न है, स्पेशलाइजेशन हो चुकी होती है. यहाँ पे एक ही पॉइंट ट्रेडिशनल, और यहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन है, बढ़ रही है टुवर्ड्स, इट्स लाइक ब्रेकिंग अपार्ट. तो वो टर्म उस कंटेक्स्ट में यूज किया गया था. साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी का एक एग्जांपल, मतलब साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल द सेक्सुअल बिहेवियर्स. यू आर बोर्न बायोलॉजिकली एज अ मैन बट यू लार्जली ट्रीट योरसेल्फ एज अ वुमन. ओके सर. सर आपने आज की क्लास में बताया था ओवर अर्बनाइजेशन हाँ. जो इंडिया में है. इंडिया में हो रहा है धीरे धीरे. हाँ. तो उसका एक एग्जांपल आप स्मार्ट सिटी, दे सकते हैं? स्मार्ट सिटीज जो प्रोजेक्ट है, अभी तो ऑब्वियसली वो चालू होगा तब ठीक से पूरा, बट स्टिल स्मार्ट सिटीज कैन बी कंसीडर्ड. यहाँ पे बहुत सारा एक्सटर्नल फंडिंग लिया जाता है. अच्छा सर, न्यू ट्रेडिशनलिज्म क्या होता है? Neo traditionalism is one when the traditions are recalled in the modern times, where you start aggressively going for tradition, bringing back your tradition. जो आर्य समाज का था ना, bring back to Vedas. इससे समझ सकते हो सिर्फ bringing back tradition in your life. वापस ट्रेडिशन लेके आने लगते हो, उसको प्रैक्टिस करने लगते हो आप. जैसे हाँ बताओ. ये सेक्युलर और रिलीजियस में कोई डिफरेंस है? सेक्युलर एंड रिलीजियस डिफरेंस ही डिफरेंस है. सेक्युलर अलग है, रिलीजन अलग है. सेक्युलर रैशनल होगा, रिलीजन रैशनल नहीं होगा. अरे सेक्युलर रिलीजन में कहाँ कंफ्यूज हो गए आप? नहीं सर, यहाँ पे तीन टर्म आ रहा है. एक टर्म आ रहा है सेक्युलराइजेशन, सेक्युलरिज्म और रिलीजियस. नहीं कंफ्यूजन है ही नहीं. आप तीनों को क्यों अलग ले रहे हो? अंडरस्टैंड. सेक्युलराइजेशन से सेक्युलर एंड रिजल्ट आता है. सेक्युलरिज्म से जो आ रहा है वो भी सेक्युलर एंड रिजल्ट है. तो सेक्युलर कोई भी चीज, कंट्री या इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं. सेक्युलराइजेशन वाले बोलते हैं यहाँ पे खत्म है रिलीजन, वो सेक्युलर है. सेक्युलरिज्म वाले बोलते हैं रिलीजन की इंपॉर्टेंस रिड्यूस होगी, वो सेक्युलर है. तो सेक्युलर इज द एंड आउटकम ऑफ बोथ द प्रोसेस. आई मीन वन प्रोसेस वन आइडियोलॉजी, अलग नहीं है वो कुछ. सर एक चीज और जो मतलब मुझे इससे पूछना था मेरे ऑप्शन से रिगार्डिंग कि सर बस एक छोटा सा डाउट है, कंफ्यूज है कि हम ऑप्शनल में इंडियन से मतलब सोशियोलॉजी में या फिर हिस्ट्री है. बैकग्राउंड हिस्ट्री है. ये सब ग्रेजुएशन सेकंड ईयर और हिस्ट्री से ही कर रहे हैं. तब तो हिस्ट्री ले सकते हो आप इनफैक्ट. बट जब मैंने लिया था तब मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मुझे सोशियोलॉजी ऑनर्स पे ऑप्ट करना चाहिए था. तो इसलिए पूछ रहे थे सर. और नहीं आपने बोला था कि आपकी YouTube वाली वीडियो देखिए, अगर समझ में आ जाएगा तो फिर ऑप्ट कर लेने के लिए. तो अच्छे से समझ में आ रहा है. नहीं अच्छे से समझ में नहीं आया. मैं ये बोल रहा हूँ हिस्ट्री के लिए क्यों आप रिग्रेट कर रहे हो, मतलब समझ में नहीं आया मुझे ये चीज पहले. सर क्योंकि उसके बाद जब एडमिशन के बाद मुझे सोशियोलॉजी ऐसे मेरा सब्सिडी पेपर है, पर जब उसको पढ़ते थे ना सर तो मतलब अच्छा तब ठीक है. मेरे को लगा इस सोसाइटी को देखने के बाद तो रिग्रेट नहीं हो रहा है, पहले ही हो रहा है. नहीं वो सब्सिडी पेपर है. नहीं तब तो फिर हिस्ट्री तो सवाल ही नहीं उठता आपको. जब आपको पहले ही रिग्रेट होने लगा तो आप हिस्ट्री इतना बड़ा ऑप्शन खत्म कैसे करोगे? मुझे इंटरेस्ट दोनों में नहीं है तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा है. अभी आप बोल रहे हो हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, अब आप बोल रहे हो हिस्ट्री में इंटरेस्ट है. देखो मैं आपको बहुत सिंपल से बता रहा हूँ. अगर हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है तो क्योंकि आपका वो ऑनर्स का सब्जेक्ट है, आपको हेल्प करेगा.
और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो हिस्ट्री बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। अगर सारे सब्जेक्ट में सबसे बड़ा लेंदी देखा जाए एमबीबीएस को छोड़ के, तो मेरे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में मुझे लगता है हिस्ट्री है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इंटरेस्ट है तो बड़ी चीज खत्म हो जाती है। जब 5 लोग ट्रेन के अंदर 5 दोस्त साथ में जाते हो तो ऐसा लगता है 3 दिन का सफर है तो भी चलेगा, और वहीं अकेला जाना पड़ जाए रेलवे साथ में तो ऐसा लगता है 4 घंटे भी नहीं निकल रहे, राइट? यस सर। वैसा ही है इंटरेस्ट आने से पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा नहीं कि जैसे वो बहुत मेरे साथ क्लियर है, समझिए तो हिस्ट्री में ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट सोशियोलॉजी को ये करने के बाद ऐसा लगता है कि आई शुड गो फॉर सोशियोलॉजी, और इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अब देखो, अब अगर आपको क्लियर है हिस्ट्री, मेहनत आपको कम करनी है तो मैं डेफिनेटली हिस्ट्री बोलूंगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं हिस्ट्री तो कभी टच भी नहीं करूंगा। अगर आपका क्लियर है, आपको अच्छा भी लग रहा है, सिर्फ थोड़ा सा डर है तो नहीं, फिर हिस्ट्री के साथ जाओ। ओके सर। सर एक स्टेटमेंट था कि आपने बताया था इंडिया इज सेक्युलर एज इट फेस्ड लॉट्स ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द वायलेशन ऑफ सेक्युलराइजेशन, व्हाट इट मींस? नो आई नेवर सेड दिस। आई हैव टोल्ड ये कैसे सेक्युलराइजेशन ऑफ रिलीजन एंड एक सेकंड, इंडिया आपका स्टेटमेंट क्या था पहले वो बताओ मुझे, मैं तो आपके स्टेटमेंट पे जा रहा हूं। आप इतना जल्दी नहीं बोलते हैं, सिंपल मुझे सुनाई देता है, बोलती हूं इंडिया सेक्युलर एज इट फेस्ड लॉट्स ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेशन ऑफ सेक्युलराइजेशन। Just a second. India is secular despite having so many communal conflicts. The India is not divided completely at the people's level on the basis of communal lines. मैंने ये बोला होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुए लेकिन इंडिया आज भी बहुत अच्छे से स्ट्रांगली सेक्युलर है, खत्म नहीं हुआ हमारा सेक्युलर फैब्रिक उससे, ये बोला होगा। इसमें सेक्युलराइजेशन का टर्म नहीं है। सेक्युलराइजेशन का तो टर्म कहीं नहीं आएगा। सेक्युलराइजेशन इज डेथ ऑफ रिलीजन। रिलीजनाइजेशन ऑफ सेक्युलरिज्म क्या होता है सर? रिलीजियनाइजेशन ऑफ सेक्युलरिज्म नहीं होता है, रिलीजियनाइजेशन ऑफ सेक्युलर स्फीयर। सेक्युलर एरिया को रिलीजन डोमिनेट करने लगती है, वहां के सेक्युलर स्फीयर में रिलीजन आने लगती है, आपके पार्लियामेंट में रिलीजन इन्फ्लुएंस करने लगे, या फिर सेक्युलर स्फीयर्स चाहे वो कोई भी हो, इलेक्शंस हो, सब में रिलीजन आने लगे, तो रिलीजियनाइजेशन ऑफ सेक्युलर स्फीयर। इतने डाउट पूछने से बाकी सब पीछे रह जाएंगे। और कुछ है? हो गया सर, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, सर किनशिप वाला पीपीटी नहीं मिली थी हम लोगों को। ट्राइब्स वाली जो मैरिजेस और वो सारी बताई थी मैंने, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, हिंदू वाली। यस सर, ये वाला पीपीटी मुझे भी नहीं मिली है। अच्छा ठीक है, मैं वो वाली पीपीटी एक सेकंड में साइड में रख के रखता हूं इसको। आज 2 पीपीटी भेजनी है मुझे, एक अर्बनाइजेशन वाली और एक किनशिप वाली। फैमिली किनशिप, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर गोपाल सर। गोपाल, यस सर। हाँ गोपाल। सर आंसर राइटिंग करते हैं तो 250 आर 150 रहेगा, तो इतना कंटेंट सर हम किताब से लें या फिर न्यूज़पेपर या कहां से कैसे लिखते हैं? नहीं, कंटेंट का बेस तो आपको किताब ही देगा, न्यूज़पेपर आपको उधर एग्जांपल्स दे देगा या केस स्टडी दे देगा बस, या कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स, और न्यूज़पेपर और कुछ नहीं चीज देगा आपको। एग्जांपल्स कंटेंट हम कहां से लाएं? किताब से, जो आप पीपीटीज पढ़ोगे, जो क्रक्स पढ़ोगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, वही तो कंटेंट है, और कौन सा कंटेंट? जैसे जो एग्जामिनर को लगे कि हां ये हर स्टूडेंट से अलग या डिफरेंट। वो न्यूज़पेपर, अगर वो डिफरेंट वाली बात करें तो वो न्यूज़पेपर ही है, जहां पे डिफरेंट क्या होता है समझो एक चीज। रीजनलिज्म का मीनिंग हर जगह सेम होने वाला है, मैं डेफिनेशन लिखूं या आप लिखो वो सेम होगी। रीजनलिज्म के अंदर उसका एलॉबरेशन एग्जांपल से जब मैं करूंगा वो अलग हो सकता है, जहां पे न्यूज़पेपर से उठाया हो कोई चीज, तो वो अलग वाला कंटेंट न्यूज़पेपर चाहिए फिर आपको। दैट इज द ओनली प्लेस वेयर यू विल गेट दिस। सर कितने पेज का लिखे हैं? मेरे हिसाब से पेज नहीं बोल सकता हूं मैं आपको, एटलीस्ट हर टॉपिक में 300 वर्ड होनी चाहिए आपके पास, यस सर। ताकि एटलीस्ट 250 तक, 400 भी होंगे तो चलेंगे, लेकिन इतना मत ले जाओ, 300 इज सफिशिएंट। नेक्स्ट। आप सर। हाँ प्रणाम, बताओ। सर एक क्वेश्चन है कि इज डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, यह जस्टिफाई योर आंसर। क्या ऐसा मतलब इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिखना है या फिर नेगेटिव? नहीं, जस्टिफाई और एक सेकंड, द डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म, क्या था? डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म इज थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जस्टिफाई योर आंसर, तो आपको स्टैंड लेना कोई सा भी हो, वो तो स्टेटमेंट दिया उन्होंने, आपको लग रहा है तो जस्टिफाई करना पड़ेगा उसे, आपको लग रहा नहीं है तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें होता तो पहले जो भी आपको स्टैंड नहीं लेना है वो लिखो, और बाद में उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके जस्टिफाई करोगे, देखो नहीं ये चल रही है अभी तो। नेक्स्ट गाइस। हेलो, तानिया राइट? हाँ बोलो। तो आपने बोला था कि कोई डाउट हो तो आपके टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं, तो सर मैंने जब उसको खोला तो उस पे ऑप्शन नहीं था डीएम करने का। अरे बाकी इतने लोगों क्या है, मतलब नॉर्मली आप उस ग्रुप में नहीं होगा, करम योगी दिवाकर बोत्रा पे क्लिक करोगे तो डीएम होगा, उसमें बहुत सारे लोगों ने किया मुझे। सर मेरा नहीं होता है सर। नहीं होता है, नहीं होता। एक सेकंड। @@करम योगी दिवाकर भी बिना स्पेस के टाइप करेंगे तो सर्च में तो आ जाता है। अच्छा ऐसे आ जाता है क्या? कैसे आएगा? @करम योगी दिवाकर सब स्मॉल में और बिना स्पेस के आ जाएगा सर। अच्छा तो ये टाइप कर लेना फिर, ठीक है ना? ओके सर, मतलब वो जो था जो मैंने देखा सर वो दूसरा वो तो एक टेलीग्राम ग्रुप है जो आज मैं पीपीटी भेजूंगा उसी पे भेजूंगा सारी, ताकि सबको पहुंच जाए। सर दूसरा क्वेश्चन ये था सर, जो मैं नोट्स बनाती हूँ तो सर मैं उसमें क्लास नोट्स और क्रक्स लिखा था एक इंस्टीट्यूट लिख लेना, तो सर उन तीनों को मिला के बनाती हूँ सर, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी जो नोट्स बनी है वो सही है कि नहीं। अरे रे 3 मटेरियल बना के नोट्स कैसे बनाओगे यार? नहीं सर, आपने कहा था ना कि मतलब देख लेना सही है या फिर। देखो मैं एक बार म्यूट करना, मेरी वॉइस इको हो रही है, ठीक है? आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, सपोज आपको बनाने के लिए लगे पीपीटी को एक रेफरेंस सोर्स यूज करो, क्योंकि बहुत डेप्थ डाली है, और भी टीचर सारे बहुत डेप्थ में देंगे आपको। वो रेफरेंस सोर्स मान लो वो किताब है आपकी, हैंड रिटन नोट जो आपको मिलेंगे उसको पढ़ के उसकी सिनॉप्सिस आपको नोट्स बनानी है, जो क्लास में लिखा उसको ऐड करके, जो रनिंग नोट्स बनाया आपने, और प्योर अलग से कोई नोट्स नहीं बनाओ। नोट्स आपके पास ऑलरेडी मिलेंगे पीपीटी फॉर्मेट में, हैंड रिटन फॉर्मेट में, क्रक्स फॉर्मेट में। अब आपको सिर्फ पढ़ना है। मेरे क्लास की अगर मैं बताऊं तो पीपीटी पढ़ना और हैंड रिटन नोट जो आपको लिखे हुए मिले इस लेक्चर के, और साथ में जो आपने कुछ लिखा है, तो हैंड रिटन नोट्स और अपने नोट्स को मिला के एक सिनॉप्टिक नोट्स बनाने। डिटेल में आपके पास ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स है, तो आई नॉट सजेस्ट टू डू एटलीस्ट माय क्लास एटलीस्ट व्हिच आई हैव टेकन हियर। नहीं मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं ज्यादा मतलब नहीं बनाती हूँ ऐसे, मतलब पूरा लिखती हूँ, जो पॉइंट सही लगता है ऐसे ही बनाती तो एक काम करो, स्कैन करके एक पीडीएफ भेज के मुझे भेजना नोट्स, लेट मी सी कैसे बना। सर कहाँ भेजिए?
वही यहीं पे यार, इसी पे कर्मयोगी दिवाकर, इसके ऊपर मुझे 2 या 5 पेज भेज देना पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके सर, मैं किसी एक टॉपिक का भेज दूँ। हाँ कोई भी टॉपिक चलेगा। वैष्णवी की साइड सर। वैष्णवी बताओ। सर मेरा एक डाउट था कि रिलीजन वाला जो हम टॉपिक कवर कर रहे थे और कम्युनलिज्म वाला भी, हाँ। तो रिलीजन और धर्म ये दो टर्म होते हैं। एंड जनरली आई डू बिलीव कि लोग ऐसे कहते हैं कि रिलीजन इज इक्वल टू धर्म, बिकॉज़ धर्म इज लाइक धायति इति धर्म। धर्म जैसे आपका धर्म is culture। धर्म इज लार्जली, अब हिंदी में इसका क्या मीनिंग है वो देखो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट जो अगर आप रिलीजन और धर्म की परिभाषा देखो तो धर्म इज समथिंग इन इंडिया, जो हिंदुइज्म में देखो तो एक लार्जर कल्चर से जोड़ा जाता है। जैसे ऐसा माना जाता है कि अपने माता पिता की तरफ भी हमारा कुछ धर्म है, हम जो पोस्ट पे है उसकी तरफ भी हमारा कुछ धर्म है, तो वो एक रिलीजियस कनोटेशन नहीं आता उधर। सर तो जो रिलीजन और धर्म का जो कॉन्ट्रडिक्शन सा चलता रहता है, हाँ। आई डोंट थिंक यूपीएससी ये पूछेगा, बट जनरली लाइक मेरे पिताजी ने, जब मैंने उनको बताया कि मैंने रिलीजन और कम्युनलिज्म पढ़ा है, तो डायरेक्टली उनका पहला क्वेश्चन मुझसे यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, सॉरी स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि रिलीजन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो कुछ लोगों ने उसका जो हिंदी में ट्रांसलेशन किया कि धर्म और राजनीति को अलग करो। हाँ। फिर से विवाद खड़ा हो गया कि धर्म और राजनीति में धर्म, तो तो इस वाले अगर हमको कुछ स्टैंड लेना हो, लाइक क्या करें? आज लेते हैं एक स्टैंड, ठीक है। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की तो एक डिबेट है जो मैंने बताया, गांधी जी अलग मानते हैं और प्रेजेंट टाइम में कुछ सर्कमस्टेंसेस अलग है, ठीक है। मैं रिलीजन नहीं, जो आपने वर्ड बोला धर्म की बात करते हैं। अगर धर्म और राजनीति में सेपरेशन की बात की जाए तो धर्म और राजनीति को सेपरेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज धर्म के बगैर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती है। बिकॉज द वर्ड धर्म डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। द वर्ड धर्म लार्जली, अगर मैं इंग्लिश में इसका नियरेस्ट टर्म बोलूं तो इट्स लाइक द एथोस एंड द प्रिंसिपल्स अपॉन व्हिच यू रन योर लाइफ। So dharma should not be separated from any aspect of human life. Rather than the word dharma, literal meaning may be religious in nature, but the essence of the dharma have largely been in India to largely follow a life of principle. And if the dharma is equated with the ethos of principles, and in such circumstances, we require not the separations, rather than seepage of dharma into politics. जी सर। अगर मैं उस तरीके से धर्म से, हाँ बोलो। जी अगर आप कंटिन्यू। नहीं बताओ। हाँ ऐसा एक और डाउट था मेरा कि मैं आंसर्स लिखती हूँ तो मेरे आंसर्स इवैल्यूएट होने के लिए आते हैं, तो आई डू लाइक मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सीड द वर्ड लिमिट, ओके। बिकॉज़ कंटेंट बहुत ज्यादा है और कभी-कभी होता है कि पेज ही कम पड़ रहा है या फिर वो बहुत छोटा लग गया, तो इवैल्यूएटर हमेशा बोल रहे हैं कि प्लीज अडहेयर टू अ वर्ड लिमिट। सर हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम? लाइक ये मेरा कॉमन फीडबैक है सारे आंसर्स में। कितना वर्ड लिमिट एक्सीड हो रहा है आपका? कितना एक्सीड हो रहा है? सर अराउंड 50 to 60 वर्ड्स। चलेगा, मैं तो इनिशियली ये बोलूंगा मत करो कम लिमिट, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन अगेन। चलेगा, मार्क्स 2 कम आएंगे एग्जामिनर से, वर्ड लिमिट का माइनस करेगा, करने दो। अभी जितना कंटेंट ओपन अप करके उधर प्रेजेंट करोगे ना, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी उधर, और एक बार कनेक्टिविटी बढ़ गई तो बाद में आप वर्ड लिमिट ऑटोमेटिकली कम कर सकते हो। यू डोंट हैव टू थिंक ऑन दैट। इन द इनिशियल फेज यू कैन नॉट लार्जली एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट्स। इन फैक्ट जब मैं टेस्ट सीरीज लेता हूं तो वहां पे ये बोलता हूं, अगर मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूं तो मुझे 5 से ज्यादा किसी ने अटेम्प्ट करके दिए तो मैं नेगेटिव करूंगा मार्क्स। मैं चाहता हूं वो 5 के अंदर तुम 1.5 से 2 घंटे लगाओ और जितना मर्जी उतना लिखो उधर। मैं वर्ड लिमिट को बोलता जरूर हूं लेकिन स्टिक मत करो इधर। 5 टेस्ट के बाद में वर्ड लिमिट तुमने अगर एक्सीड की तो आंसर ही करेक्ट नहीं करूंगा, बिकॉज़ पहले थोड़ा ओपन तो होने दो उन चीजों को। पहले दिन से वर्ड लिमिट लगाते ही होता ही है कि आपका फोकस वर्ड्स पे रहता है, कंटेंट पे नहीं रहता फिर। एग्जैक्टली सर। और वो कंटेंट मिस होते ही वर्ड्स अगर टाइम लिमिट में भी रह जाएगा तो क्या मिल जाएगा? बिकॉज़ द यूपीएससी गिव्स यू मार्क्स नॉट ऑन द विड्थ ऑफ योर वर्ड्स बट ऑन द डेप्थ ऑफ योर वर्ड्स। जी सर। तो मेरा पर्सनल स्टैंड है कि चलेगा यार, अगर अगले 2-2.5 महीने तक थोड़ा सा नेगेटिव भी आए उस वर्ड लिमिट से कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे आपको बेनिफिट्स होंगे इसके। ओके सर, सो वन मोर डाउट, एंट्रेंच्ड एंड असेंडेंट कास्ट का लाइक क्या मतलब है? एंट्रेंच्ड, यस सर। ये किसी कंटेक्स्ट में अगर बताओगे तो समझ में आएगा। एंट्रेंच्ड कोई कांसेप्ट नहीं है थियोरेटिकल। एंट्रेंच्ड सर एक्चुअली मैंने ये जहाँ से मैंने बहुत सारे पाइल अप किए हुए थे क्वेश्चंस, बिकॉज़ थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग। अच्छा नहीं, एंट्रेंच्ड कास्ट कोई नहीं होती है सच। एंट्रेंच्ड आप श्योर हो? मैंने पहली बार ये एंट्रेंच्ड वर्ड ऐसा कुछ मतलब पहली बार इन द सेंस आई हैव नॉट कम अक्रॉस, अगर मैं याद कर पाऊं तो। एंट्रेंच्ड, यस सर, लाइक आई विल रीचेक इट। या तो कोई लाइन होगी तो मुझे लाइन समझ में आ सकता है कि इस कंटेक्स्ट में ये बोला होगा इन्होंने। ओके सर। सर वन मोर थिंग, रेशियल थ्योरी में द कांसेप्ट ऑफ आर्य एंड दासा, लाइक कोई दासियुस बोलते हैं, कोई दसायुस बोलते हैं, कोई दास, वही द्रविडियंस, यस दासास। सर इसका हल्का सा आइडिया दे सकते हैं प्लीज? दासियुस वर कंसीडर्ड एज द ओरिजिनल इंहैबिटेंट ऑफ द इंडिया। दासियुस मेजरली रेफर्स टू द पीपल ऑफ द्रविड़ नाडु, दैट इज साउथ इंडियंस या द्रविडियन जो है वो दासियुस से इक्वेट किए जाते हैं। सर बट आर्य इन्वेजन थ्योरी खुद ही एक कॉन्ट्रडिक्शन है, लाइक वी डोंट नो कि वो कभी हुआ भी तो मैंने पहले दिन भी बोला था आपको। टाइम पे जस्ट प्रोपेगेट किया है। इसीलिए मैंने बोला रेशियल थ्योरी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही है, तो कहां से आए, कब आए, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड नहीं है अभी तक है सच। तो ये सिर्फ एक परसेप्शन है ऑफ द वेस्टर्न स्कॉलर्स, हर्बर्ट रिस्ले, कोई तत्व नहीं मिलेगा आपको क्लियरली यहां पे। थैंक यू सर। You So one more thing, literally I enjoyed the Indian society. इससे पहले भी मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, but the perception I gained like in every dimension was so much amazing. Like That's I am feeling एकदम अच्छे से कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ये preparation करके. Like I'm not regretting my decision of coming into study. I चलो that's good enough, that at least at the end our goal was to open up your perspective in these 10 days, we have done that. हेलो बताओ। Thank you. Hello sir, पूनम बताओ। पूनम सर। हाँ पूनम बताओ। सर मैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फॉलो कर रही हूँ सर, बट उसमें से हमने सोशल का या सोशियोलॉजी का मैं कैसे कोई भी टॉपिक को अटेम्प्ट करूँ मुझे नहीं समझ आ रहा सर। हाँ। मतलब उसमें से कैसे पता चलेगा? मैंने तो वो भी खोले, मुझे स्टार्ट किए हुए, बट मुझे सोशल पता चल रहा है। समझ गया एक सेकंड एक चीज समझो पहले। सोशल को आपको इसलिए पता चल रहा है बिकॉज़ हमने स्टार्ट किया, आपने सिलेबस देखा है, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था कि आपको न्यूज़पेपर का पहला एडिटोरियल वीडियो देखा, सॉरी न्यूज़पेपर का वीडियो देखना याद है? हाँ जी सर। आपने देखा? जी देखती हूँ सर। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ा? जी। तो आपको समझ में नहीं आया सर ने कैसे आप उस न्यूज़पेपर से निकाला होगा? एटलीस्ट 2 हफ्ते से आप बोल रहे हो कर रहे हो तो। नहीं सर, मैं मतलब साथ-साथ में जो बहुत इंपोर्टेंट लगता है उसमें भी तैयारी करूँगा सर। नहीं एक सेकंड, एक बार पॉइंट समझ लेना। प्रॉब्लम आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग में है, क्वेश्चन ये है ना? जी।
न्यूज़पेपर रीडिंग की प्रॉब्लम के सॉल्व करने का मैंने पहले दिन तरीका बताया था। मैंने बोला 2 महीने लगेंगे धीरे-धीरे। लेकिन ये कब लगेंगे 2 महीने? जब आप पहले न्यूज़पेपर किसी का वीडियो देखो, फिर जाके उस न्यूज़पेपर उस दिन के न्यूज़पेपर को पढ़ो तो आपको समझ में आएगा क्या पढ़ाया गया था। ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट थी। और फिर 1 महीने के बाद पैटर्न्स को रिवर्स करो। पहले न्यूज़पेपर पढ़ो फिर वीडियो देखो। क्या सच में आपने ये प्रोसीजर फॉलो किया 2 हफ्ते? सर मैं एक बार पहले भी पढ़ती हूँ, हुँ। मैं न्यूज़ स्टडी क्योंकि देखती हूँ, एक मेरे टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ। उनका भी देखती हूँ। तो खुद पढ़ के जो मुझे नहीं पता चला फिर उनका फिर से देखती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप खुद पढ़ते हो, फिर वीडियो देखते हो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या? हाँ सर, उसके बाद भी मैं अटेम्प्ट करती हूँ। तो मेरे हिसाब से तो चेंजेस आनी चाहिए। फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? फिर तो आपको पता होना चाहिए सिलेबस कहाँ से कहाँ कनेक्ट करना है। हाँ, सर वो सभी का पता चलना चाहिए 1 2 हाँ, 3 हाँ। बट जैसे सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, हाँ, तो मैं ओ। उसको कैच करने का तरीका नहीं आ रहा कि मैं कैसे वो टॉपिक पढ़ूँ, क्योंकि वो कम से कम हफ्ते में एक तो आना ही चाहिए, या आता भी होगा क्योंकि अच्छा, वो सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। ओह! ओके। सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आई थिंक वो तो आपको कनेक्ट आई मीन ये नहीं समझ में आ रहा जीएस कनेक्ट हो रहा है, सोशल नहीं कनेक्ट हो रहा है। जी। बस तरीका कनेक्ट करने का यही है, कोई सोशो को अलग से कनेक्ट करना, मैं बोलूँ कि अलग से कोई पढ़ना सोशो को न्यूज़पेपर से तो तो जैसे सर अगर जीएस में सोशल इश्यूज में कोई आएगा, तो हम उसको सोशियोलॉजी भी देख सकते हैं। नहीं, डिपेंडिंग अपॉन जैसे क्या इश्यू आया, जैसे वुमेन वायलेंस आया तो आपके लास्ट चैप्टर के अंदर चैलेंजेस टू सोसाइटी चैलेंजेस ऑफ इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन उधर लगाओ। सपोज वो कास्ट वाला इश्यू आया, पावर एंड पॉलिटिक्स आया, आप सीधा-सीधा सेक्युलरिज्म में लगाओगे आपके पावर एंड पॉलिटिक्स में। ठीक है सर। सिलेबस से मेरे हिसाब से अगर वो है तो मेरे हिसाब से वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जीएस कर पा रहे हो, सोशल नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है मुझे। तो सर मैं सिलेबस बहुत अच्छे से इन डेप्थ में देखूँगी। नहीं, इन डेप्थ में देखने के साथ-साथ में भी रखो। ठीक है। नेक्स्ट गाइस, हाँ सर। क्या सिर्फ लड़के हैं क्या यार? इतने लड़कों को अनम्यूट किया है। हां, एक लड़के को ले लेते हैं यार पहले अब। हेलो, ऋतिक बताओ। ऋतिक, सबसे पहले रिंगलिंग में क्वेश्चन था सर, हमने पूछा था कि रिंगलिंग में पॉलिटिक्स पे था क्वेश्चन था जस्ट वाले। हाँ। जैसे एग्जांपल सर एटीन टू वाला ने दिया सर, तो वो देना सर वैलिड होगा क्योंकि वो तो सर काफी पुराना हो गया, तो कंटेंट अरे हम एक एग्जांपल पुराना दे रहे हैं ऋतिक, हर एग्जांपल ऐसा थोड़ी है कि करंट ही हो, हिस्ट्री भी तो होना चाहिए आपको, आपकी डेप्थ तो पता चले एग्जामिनर को। ओके सर। हाँ। सर पहले क्वेश्चन था सर हॉस्पिटल से रिलेटेड था, जो पीएफ सर ने बताया था टोटल फर्टिलिटी हाँ। तमिलनाडु में खड़ गया सर, हाँ। हॉस्पिटल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा परिवार से। तो सर ऐसा क्यों है सर, मेडिकल जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो पीएफ अकाउंट बनना चाहिए ताकि मोटिवेशन सर डाउन होगा ताकि टीएफआर क्यों बढ़ेगा? अरे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक ही फैक्टर है क्या यार? अरे तुमने पकड़ लिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया तो पूरा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। एक सेकंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ, एक सेकंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ शायद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से, लेकिन जब वो हेल्थ बेटर हो गई तो हुआ ये कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम तो हुआ, लेकिन लोगों के साथ वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चीजें बेटर हुई ताकि उसके कारण शायद बर्थ के ऊपर इंपैक्ट आई। सिर्फ आईएमआर कम होने से ऐसा मत कनेक्ट करो कि ये कम हो गया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कॉजेशन नहीं है, कोरिलेशन है पॉपुलेशन में। हां सर बात सर वो बोल रहा है इसमें जो क्वेश्चन था कि लोकल डाइवर्सिटी लोकल कल्चर टेंपर हो रहा है सर, उसमें सर ये बता सकते हैं कि इंडियन कल्चर लाइक प्रेजेंस एंड सॉल्यूशन का जैसे दोनों अपन सेंटर में बता रहे हैं। दोनों मिक्स हो चुका बोल रहे हो? जैसे इंडियन कल्चर इंडियन सॉल्यूशन इंटरेस्ट लोग अप्लाई कर रहे हैं और फॉरेन सर दूसरे लोग ने दिखा सर सारी की बिना प्रीफर हाँ यस, तो आप दोनों जगह एग्जांपल जा सकते हो कैसे लोकल कल्चर ग्लोबल हो रहा है और कैसे ग्लोबल कल्चर शायद लोकल को चेंज भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा है। इनफैक्ट कॉम्बिनेशन है, इंडो वेस्टर्न क्लोथ्स लिखना ज्यादा बेटर है। ये और सर लैंग्वेज सर काफी तरह यूनिवर्सिटी का टेंपल ऑफ संस्कृत या फिर आपने जो भी यस 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 100% कि वहां स्टडीज हो रही है इनफैक्ट गुड इनफ। ये तो बढ़िया एग्जांपल इनफैक्ट। ओके सर एग्जाम के लिए क्वेश्चन सर हाँ। आप जैसे आपने बताया कि 4 दिन से आपने फिर प्रोग्राम कर वो डेफिनेशन टर्म में कुछ लोग हैं जैसे कपाड़िया साहब है, कुछ है इरावती कारवे, वो 3 जनरेशन भी बोलती है, कुछ ट्राइब्स के अंदर 7 जनरेशन का भी कांसेप्ट है। ये अलग-अलग फैमिली के कांसेप्ट है, लोग बोलते हैं इतने होने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी है सच नहीं है। और तो 4 दिन से सर जिंदा नहीं रहेगा नहीं आज नहीं रहेगा, पहले था। पहले ये होता था कि आप देखोगे तो इसके कारण वो 3-4 का कांसेप्ट आया। आज के टाइम में तो 3-4 जनरेशन का ऑलमोस्ट शायद इम्पॉसिबल हो जाएगा। किसका स्टेटमेंट? अरे धीरे बोलो यार। नहीं नाम नाम के बगैर ही कोड करना पड़ेगा सोसाइटी में आपको, आपका ओपिनियन बना के कोड करना पड़ेगा। थिंकर का नाम कोड कर दिया तो सीधे सीधे खत्म है मार्क्स उधर। मत करना गलती, ये इंडियन सोशियोलॉजी के थिंकर्स। अरे यस सरकार की कमेटी मैंने वर्गेसियन खाका भी बताई दी आपको, करो बेसबुरवा कमेटी एथनिसिटी में कोड करो चलेगा। जीएस गोरे कोड कर सकते हो, वेरियर एल्विन कोड कर सकते हो। ऑफिशियल कमेटी नहीं था, 2 अप्रोच थे जिसको कंसीडर किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कमेटी नहीं थे वो कोई यार। हां वो दोनों कोड कर सकते हो। इसी तरह सिटी के लीड जो आपने बताया कि टोटल मतलब 30 लाख से लोग क्रिटिसाइज किया था उसको। हाँ। मैंने तो क्रिटिसाइज किया नहीं, आपने गलत सुन लिया। मैंने क्रिटिसाइज किया नहीं, मैंने ये बोला था कि अगर कोई भी एस्पेक्ट डेवलपमेंट लेके आए तो वो चाहे सिटी का नाम चेंज करना पड़े, राज्य का करना पड़े, करो। अगर वो डेवलपमेंट नहीं लाता है तो वी शुड फोकस मोर ऑन द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। ये क्रिटिसिज्म है क्या? ओके सर लाइन बिहार का सकते बिहार सजेशन तक बकिया जो कि अब बकिया के लिए आपने नहीं किया तो सचेत किया जाना चाहिए। मैं डेवलपमेंट है सब चेंज कर दो भाई। डेवलपमेंट नहीं है तो मुद्दों पे कंसंट्रेट करो फिर। क्लियर? सोशियोलॉजी से हम काम करते हैं हैप्पी डिवोट। हेलो नेक्स्ट। यस सर हां बोलो यार, लास्ट डाउट है, मैं आपका लास्ट डाउट ले रहा हूं। एकदम लास्ट डाउट आपका, जल्दी बता दो एकदम। हां सर मंदिर सर आपको सर टेंपल टैक्स बनाया सर मैंने वाला टेंपल टैक्स तो इधर तरफ मतलब टेंपल टैक्स कौन सा टेंपल टैक्स? वो सर गवर्नमेंट का वीडियो जो कर्नाटक वाला एग्जांपल जो बोल रहे हो आप। सर और सब सब मूवी भी चला था कि थ्री टेंपल टेंपल ओके सब वीडियो टेंपल तो मूवी सर का चला था ओनली टेंपल। अच्छा और ये एजुकेशन नहीं होता है तो यहाँ बोल इंडिया सेक्टर का डिसाइडिंग सेक्टर गवर्नमेंट मैनेजिंग द टेंपल्स। नहीं वेट अ सेकंड। तिरुपति टेंपल जो है, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम एक ट्रस्ट है, ठीक है? अब बहुत सारे टेंपल्स हैं जिसको गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। मैनेज करने का मतलब थोड़ी प्रोपेगेट कर रही है उसकी रिलीजन, ऐसा थोड़ी होगा।
बाकी मुझे चर्च या बाकी तो मैंने नहीं करेगा सबसे वो अगर वो गवर्नमेंट के अधीन आएंगे या कोई मान लो कि शायद कोई ऐसा कोई लॉ है तो उनको भी मैनेज कर सकती है। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अभी तो नहीं करती है। नहीं करती है तो भी वो सेक्युलरिज्म का वायलेशन नहीं है। कौन से ख्यालों में हो यार? मैनेज करना ऐसे तो कल कॉलेज एजुकेशन मैनेज करेगी तो वो क्या सरकार एजुकेशन को कंट्रोल कर रही है या किसी पर्टिकुलर संस्था को कंट्रोल कर रही है? नो, इट्स हैविंग अ रेगुलेट कर रही है बहुत सारी। हां, गुड इवनिंग, थैंक यू ऋतिक। हां केशव दिस साइड सर। केशव बताओ सर आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग ऑप्शनल कंफ्यूज जल्दी बताओ, कंफ्यूजन एक लाइन में दूंगा ऑप्शनल वाला आंसर जल्दी से। सर बिटवीन ज्योग्राफी एंड पीएसआईआर एंड पबमेड। आई वुड सजेस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों से छोटा है। पॉल साइंस के बराबर का रेलेवेंस रखता है आपके पेपर 2 में, ऐसा नहीं है पॉल साइंस का ज्यादा इसका नहीं है। नो, रॉन्ग। दोनों का बराबर रेलेवेंस है, दोनों से छोटा भी है और दोनों से ज्यादा सीधा डिसिप्लिन है। सीधा इन द सेंस कोई ज्योग्राफी जैसे थ्योरम्स नहीं आएंगे और पॉल साइंस के जैसे एनालिसिस नहीं आएगी। सीधा डिसिप्लिन बस। आई थिंक इवन दिस डिसिप्लिन इज समथिंग व्हिच कैन बी मैनेज्ड वेरी इजीली इन कंपैरिजन टू दिस। मैं अगर होता तो इन दोनों में पबाड वुड हैव बीन अ डेफिनेट चॉइस। हेलो सर माय पावर थ्योरी ऑफ वाज फेल्ड। पावर थ्योरी ऑफ द कास्ट ओरिजिन हां क्या करना है? ब्राह्मण्स वाला इट वाज फेल्ड। theory of the caste system failed because it could not explain the creation of Brahmins. Brahmins कहां से है वो explain नहीं कर पाए वो। उन्होंने बोला the caste was created by Brahmins in order to maintain their power on the society. But however they could not largely advocate कि why from where did the Brahmins actually come. ओके थैंक यू सर। ठीक है। हेलो सर। हां हेलो, सिंगल क्वेश्चन कौन है जल्दी से बताओ। सर हाँ। आपने अभी बताया कि डेफिनेशन ऑफ स्लम जो जनरल कंसेप्शन है उससे अलग है फॉर इंडिया। हाँ। सो कैन यू प्लीज टेल कि वो सोर्स क्या है जहां से उनकी डेफिनेशन होती है? गवर्नमेंट सोर्सेस, गवर्नमेंट डिफाइंस slums as those territories which are largely census डिफाइन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स डिफाइन करते हैं जहां पे census is considered as the territory which is illegally occupied. As per government we are talking about, not as per theory. सर आपने जॉइंट फैमिली का क्राइटेरिया बताया था। हाँ। 5 क्राइटेरिया, वो सारे 5 क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है। यस, थियरी में होना चाहिए लेकिन आज कहीं नहीं होता है ये फुलफिल। तो सर आज के सर मैं एक सेकंड यार, एक एक डाउट होने दो यार। तो सर इस तरह से तो हम कह सकते हैं आज के डेट में कोई जॉइंट फैमिली नहीं है। यस, ऑन टेक्सुअल बेसिस देयर इज नो जॉइंट फैमिली व्हिच एग्जिस्ट बिकॉज़ जॉइंट फैमिली के अंदर न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली के अंदर जॉइंटनेस है तो क्लियर डिमार्केशन पॉसिबल ही नहीं है आज। सर और आपका ये जो टेलीग्राम का चैनल है ये शो नहीं हो रहा है सर, ये आपने पीछे लिखा है। अरे यार @KARAMYOGIDIVAKR सर ये लिखा है क्या लिखना है? सर आपका जो आईडी मैंने फॉलो किया है उसमें 3000 सब्सक्राइबर है। इसमें लिखा हुआ है करम योगी दिवाकर बोथरा। हाँ रेड कलर का डीपी लगा हुआ हाँ वही, उसके ऊपर डीएम नहीं हो रहा है तो मुझे। है। सर नहीं हो रहा। एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड गाइस, 1 मिनट, अब 2 मिनट रुको। अब मैं कैसे बताऊं यार इसको कैसे करना है, मेरे को भी ये नहीं पता है। सर इस टेलीग्राम चैनल पे सबसे ऊपर में जाएंगे, सबसे जहां से चैनल स्टार्ट हुआ है ओके वहां से आ जाएगा। फॉरवर्डेड फ्रॉम दिवाकर एक लिंक है, एक दिवाकर से एक मिनट करम योगी दिवाकर बोथरा अगर आपने ज्वाइन किया ना, मैं क्यूआर कोड भेज दे रहा हूं मेरा पर्सनल डीएम वाला, वो स्कैन कर लेना, ठीक है? डन। हां नेक्स्ट, हेलो नेक्स्ट गाइस, अरे कोई है क्या यार? डन, चलो। हां सर हाँ, आपने जो वो पीपीटी जो बोला था पीपीटी भेजे वो सिर्फ वुमेन का और पॉपुलेशन का आया था आपकी तरफ से, आपका पर्सनल पीपीटी से, और बाकी किसी का नहीं आया। नहीं पर्सनल तो वही, अरे वो भी मेरी पर्सनल ही है यार, इधर मैंने जो यूज किया वैसे नहीं समझना, ये भी वो भी मेरी है, ये भी मेरी है। नहीं सर एक लेक्चर का जो पीपीटी होता है वो सारा मिला है हमें, लेकिन जो आप अलग से जो दिखाते हैं वो सारा अलग से तो मैंने सिर्फ पॉपुलेशन में यूज किया था, किनशिप में यूज किया था, दो में तो किया हमने। तो सर दोनों नहीं मिली है। दोनों नहीं मिली है, चलो ठीक है, वुमेन वाला तो मिल गया। सॉरी पॉपुलेशन में कहां यूज किया था यार? पॉपुलेशन में तो वर्ड यूज किया था मैंने। नहीं सर वुमेन वाला मिल गया। वुमेन और ट्राइब वाला, किनशिप वाला मैं भेज दूंगा अभी, और अर्बनाइजेशन वाला मैं पुट अप कर दूंगा, ठीक है? चलो guys, it was pleasure talking to you all and I hope this session has helped you to open up your minds. The usability of content is more important than the content. I hope I would have proved to you by these 10 classes. Have a really good careers, have a good hard work and remember थोड़ा सा ज्यादा hard work करना, थोड़ा सा ज्यादा stretch करना, things would be much more easier. और फिर भी कोई doubt हो just ping me up whenever I just get a time, I'll definitely reply to your messages. Thanks a lot, have a nice day, God bless you all. Sir. हाँ वेरी थैंक यू सर। सर मेरा एक डाउट, मेरा नेटवर्क इशू आ गया था। हाँ बोलो। I'm sorry. हाँ। Sir, secularization is a part of, is a feature of Indian society. Secularization is not a feature of Indian society. Secularization is not a feature of any society. No. Secularization refers to death of religion, which has not happened in anywhere. This was merely a prediction made by the erstwhile social anthropologists and sociologists who advocated that after 17th century, with the rise of rationality, the industrialization would be largely leading to the death of religion, but that has not taken place anywhere. Okay? Thank you. Thank you, sir. Thank you, guys.